भी कोई बच्चा माँ की गर्भ में होता है, फिटस होता है, 13वें हफ्ते में ब्रेन बनता है, तभी फिंगर टिप्स बनते हैं। तो फिंगर टिप हमारे ब्रेन का ब्लूप्रिंट है। तो हमारा काम है फिंगर टिप को पढ़ना, तो उससे ब्रेन का रिपोर्ट निकलता है 26 पन्ने का। मैं आपके पॉडकास्ट में पहली बार ये बात बोल रहा हूँ। What are these trainings that Virat, Dhoni, Rohit Sharma, Shah Rukh Khan, Sachin Tendulkar are doing to make themselves superior than an average man? हमारा ब्रेन और कुछ नहीं है, एक प्रेडिक्शन मशीन है। इवन ये सेम बात सचिन तेंदुलकर के लिए भी बोली जाती है। वो ये इमेजिन कर पाते थे अगला बॉल कौन से आने वाली है। जैसे विराट कोहली ने भी एक इंटरव्यू में बहुत फेमसली कहा है कि आई ट्रेन माई ब्रेन इवन व्हाइल ट्रैवलिंग इन द बस। मुझे लगता है विराट के पास दो पावर्स बहुत स्ट्रांग है। एक विजुअलाइजेशन, तो वो ब्रूस ली के पास था, इसलिए हर बार वो बोलते थे कि अगर मैंने कुछ ब्रेक किया, मान लो कि मैंने ब्रेक किया, तो मैं पहले मैं मेंटली ब्रेक कर चुका हूँ। एंड सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर एक और चीज है जो पर्सनालिटी को और उभर के बाहर लाता है, वो है आपका विट, आपका ह्यूमर, आपकी हाजिर जवाबी, जो हमने शाहरुख खान में बहुत देखी है। अगर किसी इंसान को ये स्किल डेवलप करनी है विथ योर ब्रेन पावर, कैसे की है? बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई टेक्निक है जो आप सजेस्ट कर पाएंगे एज अ ब्रेन वर्कआउट कि आप ये करें तो आप भी ये सारी जो स्ट्रेंथ्स है वो सीख पाएंगे, चाहे वो विजुअलाइजेशन हो, चाहे प्रेडिक्शन हो, चाहे स्ट्रैटेजी बिल्डिंग हो। जिन व्यक्तियों को एंजाइटी बहुत रहती है, नींद आने में दिक्कत होती है, या फिर ओवर थिंकिंग या डिप्रेसिव थॉट्स आ रहे हैं, ये एक्टिविटी आपको 1 मिनट में बाहर ला सकती है। विकास जी, you're a brain performance expert and a brain mapping analyst. मेरे हिसाब से, and correct me if I'm wrong, brain सबसे complex asset है हमारा। उसको समझना, उसको एनालाइज करना अनइमेजिनेबल था बहुत सालों पहले। अब ठीक है हमारे पास टेक्नोलॉजी है, पर फिर भी इट्स स्टिल वेरी कॉम्प्लेक्स। यू कांट कंप्लीटली 100% अंडरस्टैंड। ये जो काम आपने चुना, सबसे पहले तो ये कब चुना और ये है क्या? चुना मैंने इसलिए, जब कहते हैं ना खुद धक्के खा के चुनना पड़ता है, तो ये वैसा ही था। हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे एक ट्रेंड चलता है, जब आपके 10वीं में मार्क्स अच्छे आ जाएं तो आपको साइंस दिला दी जाती है, और गलती से आपका भाई टॉपर निकले तो आप पे एक प्रेशर होता है कि तू लायक है कि नालायक है जी। तो प्रेशर मेरे पे भी था। तो इत्तेफाक मैं नालायक था पढ़ाई के अंदर। तो घर वालों ने जब इंजीनियरिंग करवाई तो इंजीनियरिंग मुझसे हुई नहीं, और गलती से मैंने पास भी कर ली। घर वालों के 15-20 लाख रुपए लगा दिए। जब लग गए फिर नौकरी करने लगे, मैं वहाँ पर अच्छी तरह कंफर्टेबली काम नहीं कर पाया। बट आई वॉज लकी इनफ कि मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे बैंकिंग में एंट्री दिलवाई। तो मैंने 7 साल बिना कॉमर्स के, बिना MBA के टॉप लेवल्स पे काम किया। मैं तो मिड लेवल मैनेजमेंट पे काम किया मल्टीनेशनल बैंक के साथ। तो ये समझ में आ गया कि मेरी पढ़ाई का उससे लेना देना नहीं है जी। लेकिन उस टाइम पीरियड के अंदर जब मैं फ्री था, तो जब आप पढ़े लिखे बेरोजगार होते हो ना, तो गालियाँ बहुत पड़ती हैं, तो आपको ढूंढना पड़ता है। फिर जब मेरा बेटा हुआ तो मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ खुद का करते हैं, लेगेसी क्रिएट करनी है। तो गलतफहमी मुझे फिर वापस हुई दोबारा। जब दोबारा गलतफहमी तो मैंने बिज़नेस शुरू किए। जब बिज़नेस शुरू किए तो नौकरी छोड़ने के बाद, जो घर वालों ने मना भी किया था, तो बिज़नेस सारे चल रहे हैं, मैं फेल हो गया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बिज़नेस अभी आज भी चल रहे हैं, मैं उसमें फेल था। तो मेरे जो मतलब नियर एंड डियर जो मेरे बिज़नेस पार्टनर्स हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तू कर नहीं पाएगा, तो कुछ और व्यवस्था कर ले। तब आपके पास एक ही मौका होता है, या तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास भागते हो, वास्तु वाले के पास भागते हो, कभी किसी के पास जाते हो। मैं भी बहुत जगह गया कि ऐसा क्या कर दिया मैंने कि आई एम फेल, और आपके पास एक बेबी है और आपकी फैमिली है और एक आप अच्छे लेवल से नीचे गिरे हो। फिर आई वाज लकी इनफ कि मेरा एक टेस्ट होता है, ब्रेन का टेस्ट होता है, तो मुझे बताया जाता है कि आप साइकोलॉजी में बहुत अच्छे हो और आप कम्युनिकेशन में अच्छे हो, तो आपको उस पर काम करना चाहिए। मैंने कहा मैं 34 का हो चुका हूँ, अगर अब पढ़ने जाऊँगा तो बच्चे क्या बोलेंगे। लेकिन मुझे ये समझ में आएगा कि अगर आज मुझे एक क्लैरिटी मिल सकती है, तो क्यों ना मैं यही काम अडेप्ट कर लूँ। तो वहीं से मेरा करियर बनता है 2017 के अंदर ही। तो वहीं से फिर मैंने ये करियर शुरू किया, और अब तब से लगे अब तक यही काम कर रहा हूँ। फिर मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ उनके पैशन को समझने में, उनके इंटरेस्ट एरिया को समझने में, या यूँ कह सकता हूँ कि उनके पोटेंशियल को कैसे कैपिटलाइज करना है। नुकसान खाकर, धक्के खाकर, स्ट्रेस झेल कर, डिप्रेशन लेकर, बीमारियां लेकर नहीं, उससे पहले जी। तो उस पर हम काम करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए ब्रेन एनालिसिस होता क्या है और ब्रेन परफॉर्मेंस एक्सपर्ट होता क्या है, क्या करते हैं आप? एक्चुअली क्या था, जैसे जब मैं IT में था ना, या बैंकिंग में भी था, तो बहुत सारे लोग MBA करने के बाद भी उसी सेम जॉब में परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। मैं नॉन MBA था, वहां मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहा था। IT में जब मैं था, IT पढ़ने के बाद, और मैं अपने कॉलेज का टॉपर था, तो पढ़ाई में मैं टॉपर था IT के अंदर। वैसे मैं BA फर्स्ट ईयर में फेल था। आर्ट्स लोग कहते हैं कि यार बहुत ईजी होती है, मेरे लिए वो टफ थी। तो ये समझ में आया कि ब्रेन के पास पावर है, लेकिन शायद हम गलत जगह पर हैं। तो ब्रेन क्या होता है, जैसे आपके पास मान ली गाड़ी एक फरारी है, और आपको ये नहीं पता क्लच कहाँ है, गियर कहाँ है, ये ऑन कैसे होती है। वो फरारी क्या काम की है,
ये आपके गैराज में खड़ी रहेगी, मिट्टी खाती रहेगी, धूल चढ़ती रहेगी। ऐसे ही लोगों के साथ हो रहा है। वो लोग एवरेज इसीलिए हैं, उनको यही नहीं पता कि उनका रियल पोटेंशियल कहाँ पे है। तो ब्रेन मैपिंग का मतलब ये है कि आपका हिडन पोटेंशियल समझना, उसको कैसे कैपिटलाइज किया जा सकता है वो बताना, आपके वीक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर वीक पॉइंट पता लग जाए अविनाश जी, अगर आपको मुझे पता लग जाए, तो हमारा पहला काम क्या होगा, उसको हम प्रैक्टिकली दूर करेंगे जी। और अगर स्ट्रेंथ पता लग जाए कि इससे पैसा कमा लूंगा, हम सारा एफर्ट वहां डाल देंगे। कैपिटलाइज ये दो ही तो चीजें हैं। जी। तो बस ब्रेन मैपिंग टेस्ट से ये पता लगता है आपका डिसीजन मेकिंग स्टाइल क्या है, आप इमोशनली कैसे सोचते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं या काम रहते हैं, आपका लर्निंग स्टाइल क्या है, आप देखकर पढ़ते हैं, सुनकर पढ़ते हैं या महसूस करते हैं, आप लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं या सॉलिट्यूड में रहना पसंद करते हैं, आप क्रिएटिव हैं या आप बहुत ज्यादा लॉजिकल हैं, इतने ज्यादा लॉजिकल कि आप इनडिसिसिव हो जाते हैं। तो सब डिटेल में अगर आपको पता लग जाए, उसी हिसाब से आप अपने आप को नर्चर करोगे। अगर आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर को सिम्टम बताओ, डॉक्टर का काम क्या है, उस सिम्टम से बीमारी का पता करना और आपको मेडिसिन देना जी। अगर आप सिम्टम ही ना बता पाओ तो, और डॉक्टर को समझ में ना आए तो फिर क्या कहते हैं, लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया, पता ही नहीं लगा। तो हमारा काम है पहले स्टेज पे बता देना आपके ब्रेन का ये पावर है, ये वीकनेस है, इस पे काम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमारा काम है। अगर ये पता लग गया तो वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, पीक परफॉर्मेंस में। व्हाट इज द पीक परफॉर्मेंस? पीक परफॉर्मेंस मेरे लिए वही है जिसको, इस परफॉर्मेंस की वजह से सचिन भगवान कहलाते हैं, लता मंगेशकर अपने ही फील्ड के भगवान कहलाती हैं, माइकल शूमाकर अपने ही फील्ड के भगवान कहलाते हैं। अपनी फील्ड के भगवान मतलब आप पीक परफॉर्मेंस में हैं। दैट इज अ पीक परफॉर्मेंस जी। कैसे करते हैं आप ये? टेक्निक्स क्या है? टेक्निक बहुत सिंपल है। न्यूरोसाइंस ये कहती है, इसके जो जनक माने जाते हैं उसका नाम है डॉक्टर हार्लड कमिंस। 1920 के आसपास उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया था, जब भी कोई बच्चा माँ की गर्भ में होता है, फिटस होता है, 13वें हफ्ते में ब्रेन बनता है एज पर न्यूरोसाइंस, तभी फिंगर टिप्स बनते हैं। तो फिंगर टिप हमारे ब्रेन का ब्लू प्रिंट है, नक्शा है हमारे। तो नक्शा जब अगर हमें पता लग जाता है तो हम फिंगर टिप देखते हैं। मैं क्लियर कर दूं, हम पाम नहीं देखते, हमें पाम से, इस मिस्टिकल लाइन से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम वो चीज देखते हैं, अगर आपको मैं पूछूं आपके जैसे हाइट के कितने लोग होंगे पूरे विश्व में? 800 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ तो होंगे आराम से। आपके जैसे कलर के बहुत लोग होंगे, सेम आंखों वाले बहुत लोग होंगे, सेम कान वाले काफी, शायद आपकी जैसी शक्ल वाले भी 7 लोग कहे जाते हैं जी। लेकिन एक व्यक्ति है जिसके फिंगरप्रिंट सेम हो? नहीं। इवन बहुत सारी पिक्चरों में डीएनए सेम दिखाया गया है, फिंगर टिप सबके अलग होते हैं जी। तो ऊपर वाले को ये तो पता था कि 800 करोड़ लोग हैं तो 800 करोड़ तरह के फिंगर टिप बनाने पड़ेंगे। क्यों बनाए? सेम क्यों नहीं बनाए? क्योंकि उतनी तरह के दिमाग हैं। तो जितनी तरह के दिमाग उतनी तरह के फिंगर टिप, और उतनी तरह का फिंगर टिप मतलब उतनी तरह का पोटेंशियल। तो हमारा काम है फिंगर टिप को पढ़ना। तो उससे ब्रेन का रिपोर्ट निकलता है 26 पन्ने का, जिसमें डिटेल में ये होता है न्यूरोसाइंस बेस पर आपका बिहेवियर, आपका लर्निंग स्टाइल, आपका एक्वायरिंग स्टाइल, आपकी लाइकिंग, आपकी डिसलाइकिंग, हु यू आर जी। उसको डिटेल में फिर हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं, फिर शेयर करते हैं जी। फिंगर टिप यानी यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर, दिस टिप, इतना इतना ऊपर वाला हिस्सा। अच्छा, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आपका नाम भी नहीं चाहिए, जेंडर बता दो अच्छी बात है, उम्र बता दो अच्छी बात है, नींद बताओगे तो भी चलेगा। कौन सी फिंगर टिप से आपको क्या समझ आ रहा है? ओके, दैट्स सो इंटरेस्टिंग। जब मुझे पता लगा था मुझे बहुत अच्छा लगा था जी। आपका जो राइट हैंड है, साइंस ये बोलती है आपके लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है, वाइस वर्सा। डीएनए भी ऐसे बना होता है, अगर आपने शेप देखी हो तो जी। तुम्हारा जो ये लेफ्ट हैंड है हमारे राइट ब्रेन से। अगर मैं इस हाथ की बात करूं, यू विल बी सरप्राइज्ड, हमारा पूरा इंडियन एजुकेशन सिस्टम इस हाथ पे बना हुआ है, यानी कि लेफ्ट ब्रेन को नर्चर करने के लिए बना हुआ है। इसीलिए ही तो एजुकेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा। अच्छा। जैसे इसका काम है मी माई सेल्फ, आपके कॉन्फिडेंस को बताने के लिए थंब चाहिए, आपके अचीवमेंट को बताने के लिए थंब चाहिए। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, ऑडियंस से भी सवाल है, आप कुछ भी कहते हो थोड़ा सा एकदम गुस्सा आ जाते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जिनको पब्लिक में भी झाड़ दो, डांट दो, कुछ नहीं कहते, वो यहाँ से आता है। आपके घर में ऐसे बच्चे होंगे जिनको आपको रोज पुश करना पड़ता है, बेटा कर ले तो कुछ कर जाएगा, और कुछ ऐसे होंगे जिनको थोड़ा सा भी कुछ कह दो फिर वो एक रॉकेट की तरह भागते हैं। वो यहाँ से पता लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस है या नहीं है, आप में अचीवमेंट की भूख है या नहीं है, आप में रिकॉग्निशन की भूख है या नहीं है, आप में डिटर्मिनेशन है या नहीं है। फिर आ जाते हैं हम इस पे, इंडेक्स फिंगर, ये हमारे लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स को बताता है। बहुत इंटरेस्टिंग मैथमेटिक यहाँ से आती है, इंग्लिश ग्रामर यहाँ से आती है, हिंदी ग्रामर यहाँ से आती है, संस्कृत यहाँ से आती है, कॉन्सेप्ट समझना। आपने सवाल पूछा, क्या मुझे सवाल समझ में आ रहा है, एनालिसिस करना, सिचुएशन को समझना, सब यहाँ से आता है। अगर किसी का ये वीक है तो वो इमोशनली ट्रिगर ही रहेगा। जैसे आपने बहुत बार ऐसे लोगों को देखा होगा जो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं
और उनको आप जितना मर्जी लॉजिकली बता दो वो मानते नहीं है, उनका ये वीक होता है। आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि सबका ये वीक होता जा रहा है। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि हम डिस्ट्रैक्शन में फंसे हुए हैं, लॉजिकल चीजें हम कर नहीं पाते। इत्तफाकन हमारा एजुकेशन सिस्टम उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा लॉजिकली डेवलप करने में। कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ पास करवाते हैं, लॉजिक डेवलप नहीं करवाते। दे आर ऑनेस्ट कि हम पास करवा देंगे आपको, जी। लॉजिक डेवलप करना उसमें होता है सवाल पूछना, और सवाल हमें आजकल पूछने नहीं दिए जाते जी। तो क्यूरियोसिटी हमारी यहाँ से आती है। तो अगर वो पूछने दोगे तो ये डेवलप हो जाएगा, नहीं तो ये डेवलप नहीं होगा। दिस इज जिस फील्ड से आप बिलोंग करते हैं। सॉरी, उसी फिंगर पे डिस्ट्रैक्शन का मतलब, डू यू मीन ओनली सोशल मीडिया एट दिस पॉइंट इन टाइम? नो, डिस्ट्रैक्शन मीन्स अगर यहाँ पर किसी का एक शोर हो जाए पीछे से, तो क्या मेरा ध्यान भटक रहा है? मेरा मेन काम है यहाँ पे किस लिए आया हूँ नोएडा से, आपसे बात करने के लिए, लेकिन मेरा ध्यान अगर वहां जा रहा है बार बार, मतलब मैं फोकस करने के लिए ही नहीं बना हुआ, मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं एग्जांपल के तौर पे आपके यहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम में जब मैच होता है, लगभग 60,000 लोगों की कैपेसिटी है। वहां पर इतना शोर होता है कि आपके कान के पर्दे फट जाएं। वहां पर एक खिलाड़ी पूरे फोकस होकर लास्ट बॉल पे छक्का मारने के लिए तैयार है। इतना लेवल का फोकस है क्या हम में? जी। लोग बहुत प्यार से बोल देते हैं और कितना पैसा कमा रहा है, लेके आओ फोकस, आप भी कमाओगे। जी। और हम तो ऐसे हैं कि घर में 2 बच्चे हों, गलती से चम्मच गिर जाए तो हमारा ध्यान भटक जाता है और बच्चे पे डांट देते हैं हम बच्चों को सर। तो उस लेवल का फोकस के लिए हमें लॉजिकल ब्रेन भी लगता है, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी लगता है। तो ये अगर वीक हो जाएगा तो समस्या सबसे बड़ी हो जाएगी। जी। मेरा कंट्रोल करना अपने आप को, वो इन दोनों के लिए पर डिपेंड करता है कि मैं अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। मुझे किसी बात को लेकर इरिटेशन है, मान लीजिए मैं आपके पास आ रहा था, उससे पहले कोई बात हो गई, मेरी गाड़ी फंस गई या कुछ ठुक गई या कुछ हो गया, तो क्या मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूँ? उसके लिए लॉजिकल ब्रेन लगता है और मेरा इंट्रापर्सनल स्किल लगता है, अपने आप पर कॉन्फिडेंस जी यहाँ लगता है। तीसरा है सर मिडिल फिंगर, जो आपके फील्ड से बिलोंग करता है। जिन फील्ड्स का आप लेते हैं बहुत सारे इंटरव्यूज। फाइन मोटर स्किल्स। अब जैसे मान लो किसी को डांस करना है, आपने बहुत सारे ऐसे डांसर्स को देखा होगा जिनके ना चेहरा बोलता है, आंखें बोलती हैं, जिसको भरतनाट्यम में, कथक में, या आपने बहुत सारे मेथड एक्टर्स को देखा होगा जिनका चेहरा एकदम उसमें चले जाते हैं, डूब जाते हैं, वो यहाँ से आता है। Okay. क्या मेरी भाषा मेरी आंखों के साथ मैच कर रही है? तो दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। और अगर खाली मैं सिर्फ जुबान से बोल रहा हूँ, मेरी आंखें नहीं बोल रही हैं, दैट इज कॉल्ड टॉकेटिवनेस। दैट्स इट, दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो सब यहाँ से आता है। और बहुत इंटरेस्टिंग, पर आप कहोगे कि आप एजुकेशन सिस्टम के लिए बोलते हो। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम, मैं छोड़िए इंडियन छोड़िए, वर्ल्ड वाइड, मैं आपके पॉडकास्ट में पहली बार ये बात बोल रहा हूँ, चैलेंज के साथ पूछ रहा हूँ, क्या कोई भी मेडिकल कॉलेज किसी भी डॉक्टर का ये फाइन मोटर स्किल चेक करता है? जैसे आपने एमबीबीएस सबको कराई, फिर इसको आप जब एमएस के लिए या फिर एमडी के लिए जब आप उनका टेस्ट लेते हो दोबारा, कहीं पे भी नहीं होता, सिर्फ आप टेस्ट लेते हो, रैंक अगर अच्छी आई तो आपको सर्जरी मिलेगी, रैंक अच्छी नहीं आई तो आपको दूसरा डिपार्टमेंट मिलेगा। सवाल आपसे, जब आपको रैंक के बेस पे ही देना था, फिर ऐसा क्यों है कि कुछ सर्जन के हाथ को बोलते हैं हाथ में शिफा है, यार इनका हाथ बहुत हल्का है। किसी नर्स के लिए बोलते हैं यार ये इंजेक्शन लगाते हैं तो पता ही नहीं लगता, ये कंपाउंडर बहुत बढ़िया है, स्टिचेस भी लगाता है पता नहीं लगता। व्हाट डज इट मीन्स? क्यों कोई चेक नहीं करता? पहले आप किसी को सर्जन बना रहे हो, पहले चेक करो वो। अच्छा, आपको मालूम है आप किसी सर्जन से मिलना, उनका पेन पॉइंट क्या है? पढ़ाई कर ली, एमबीबीएस एमएस कर ली, अब वो सेम हॉस्पिटल में काम कर रहा है, एक सर्जन के पास तो लाइन लगी हुई है और एक के पास कम है, वो बेचारा घुटन में मर जाता है, स्ट्रेस में मर जाता है, एंजाइटी हो जाती है, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है? क्योंकि उससे सर्जरी कंफर्टेबली नहीं होती, उसके लिए वो स्ट्रगल है। क्यों? क्योंकि फाइन मोटर स्किल्स सपोर्ट नहीं कर रहे। व्हाट इज अ फाइन मोटर स्किल्स? यहाँ ऑडियंस खुद चेक कर सकती है। अगर आप पेन का ग्रिप टाइट रखते हो, आपकी फाइन मोटर स्किल अच्छी नहीं है। अच्छा, आप खाना चबा के नहीं खाते, आपकी फाइन मोटर स्किल अच्छी नहीं है। आपके अर्ली एज में घुटनों में आवाज आने लग गई, ये दिक्कत है, आपके फाइन मोटर स्किल्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। आपका चेहरे पे भाव पे कंट्रोल नहीं है, चेहरे पे गुस्सा दिख जाता है, हंसी दिख जाती है, फ्लैट फेस है, आपका फाइन मोटर स्किल अच्छा नहीं है। आप उसके लिए अगर आपने वैसा करियर उठाया तो फिर आप पेन में रहोगे जी। तो इसलिए करियर चुनते वक्त इसका बहुत बड़ा रोल है। जी, ये प्रोमो मोमेंट था। ओके। ओके। और जिस काम से हम लोग बिलोंग करते हैं, आप और मैं, दैट इज कॉल्ड योर रिंग फिंगर। रिंग फिंगर इज स्टैंड फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने आईक्यू सुना होगा जी। अब आईक्यू का मतलब होता है कि आपका जनरल नॉलेज और आपके पास एनालिसिस नॉलेज कितनी है, और आईक्यू बनता है सिर्फ इन दोनों को मिलाकर।
यानी कि मेरे इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर को मिलाकर। बाकी 8 ब्रेन कहाँ गए? आप मेरे को आईक्यू के बेस पे जज कर रहे हो, बाकी 8 ब्रेन कहाँ गए? कौन पूछ रहा है सचिन तेंदुलकर को पता है नहीं पता कि इंडिया का पाकिस्तान ओके इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्या फर्क पड़ने वाला उसको? करेक्ट, पता लगेगा, अच्छी बात है, लेकिन क्या उसके करियर पे फर्क पड़ रहा है? नहीं। उसके बेस पे कैसे जज कर सकते हो आप? तो खाली आईक्यू के बेस पे अगर आपको जज कर रहे हो तो आप वापस वही गलती कर रहे हो बच्चों के साथ, अपने साथ इनजस्टिस कर रहे हो कि आप गलत फील्ड में हो। यहां से आती है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये आपका टेम्पोरल लोब है, सुनने की ताकत, बोलने की ताकत, कितना अच्छा आप बोल सकते हैं, वोकैब कैसी है आपकी, सब यहाँ से आने वाला है। और यही सबसे बड़ी समस्या है। मैं चलो आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूँ सर, आप मुझे बताना। एक बच्चा है, स्कूल में जा रहा है, या कोई भी है, जो आपके पास हो सकता है बच्चा ना हो के कोई आपका डीओपी हो, या आपके पास कोई इंटर्न आया हो, उसको कोई बात आपने समझाई, उसको समझ में नहीं आई, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, लेकिन वो बता तो नहीं पाएगा क्योंकि समझ में नहीं आई जी। आउटपुट क्या निकला कि समझ में नहीं आया। तब आप उसको क्या बोलोगे कि थोड़ा ध्यान से पूरा फोकस होकर सुनो मैं क्या कह रहा हूं, फोकस होकर पढ़ाई करो। अब उसको उल्टा कर देते हैं। एक बच्चा है जिसको कम्युनिकेशन नहीं करना आता, समझ में सब आता है, उसका भी आउटपुट क्या आया? सेम, अटक जाए, सेम, लेकिन प्रॉब्लम तो अलग अलग है। लेकिन हम एज अ जेनरिक लोग, आम लोग, दोनों प्रॉब्लम में एक ही तो सॉल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन तो अलग अलग होना चाहिए। इसलिए बनते हैं स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स। जब आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हो, डॉक्टर के पास, उसका काम है कि ये आंखों का है, ये पेट का है तो शरीर का हिस्सा, अलग अलग क्यों है? क्योंकि उसने उसकी पढ़ाई करी है जी। तो यहां से आपको पता लगता है प्रॉब्लम क्या है, कि कम्युनिकेशन में है कि एनालिसिस में है। थर्ड लास्ट इज हमारा ऑब्जर्वेशन। ये है आपको माइक्रो लेवल पे देखना। अगेन चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या होता है सर? ऑडिट करना, एनालिसिस करना। अब आपके हमारे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ने के लिए रॉट लगता है, एनालिसिस लगता है, ऑब्जर्वेशन हेल्प करता है, लेकिन जब प्रैक्टिस करनी है तो ऑब्जर्वेशन लगता है। जिनका ऑब्जर्वेशन वीक होता है वो बेचारे फंस जाते हैं जी। टेस्ट बर्ड यहीं से आते हैं, स्मेल यहीं से आती है। कई लोग होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग डीओ लगाते हैं, कई लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा भी डीओ लग जाए या इत्र लग जाए, परफ्यूम लग जाए, वो इरिटेट हो जाते हैं जी। वो यहाँ से आता है आपका। इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा करियर जिसकी कोई डिग्री नहीं है, नेचुरल टैलेंट है, टेस्टर्स। आप कॉफी पीते हैं जी, आप चॉकलेट खाते हैं जी, आपने आज मान लो कैडबरी की कोई चॉकलेट खाई, किसी ब्रांड को हम एंडोर्स नहीं करें, लेकिन एग्जांपल के तौर पे आज से 10 साल पहले भी खाई तो सेम टेस्ट होगा, तभी आप ले रहे हैं। टमाटो सॉस लेते होंगे, 10 साल पहले भी सेम था, आज भी सेम। फार्मर चेंज हो गया, फार्मिंग स्टाइल चेंज हो गया, मतलब अलग अलग तरह से आ रही है, फिर भी सेम टेस्ट क्यों? एक व्यक्ति बीच में आता है, इसका नाम है टेस्टर। कितने मर्जी बड़ा एआई आ जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेस्टर नहीं ला सकता। करेक्ट। अच्छा, कोई कॉलेज की पढ़ाई नहीं करा सकता, कोई भी कॉलेज इसकी पढ़ाई नहीं करा सकता, ये नेचुरल टैलेंट है। बिल्कुल। और एक चाय का कप टेस्ट करने के कितने पैसे मिलते हैं सर? 25,000 रुपये एक कप को पीने को मिलते हैं। वाह, कहाँ हायरिंग हो रही है इसकी? कॉफी पीने के पैसे मिलते हैं सर जी, मैं कर सकता हूँ। अब मान लो आपको बचपन में पता लग जाए आपका बच्चा ऐसा है, वाइन पीने के कितने पैसे मिलते हैं? आई फॉरगॉट द जो कंपनी का नाम भूल रहा हूँ, उस वो शायद कोई गुटखा कंपनी ऐसा कुछ है, उन्होंने अपने टेस्टर की जीप का इंश्योरेंस 12 करोड़ का करवा रखा है। क्या बात कर रहे हो? 12 करोड़ का जीप का इंश्योरेंस है सर। वाह। और हमें इस फील्ड के बारे में पता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पता। तो ऑब्जर्वेशन कम फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, मतलब आपकी आंखों की ताकत। अच्छा, जितने भी बच्चे हैं जो कई बार बोलते हैं ना ये ध्यान से नहीं पढ़ता यार, पता नहीं यार, ये एक आमिर खान की मूवी आई थी तारे जमीन पर जी, तब से एक वर्ड बड़ा फेमस हुआ, डिसलेक्सिया। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हम एक वर्ड को पकड़ लेते हैं फिर लेबल कर देते हैं, जबकि इसकी प्रॉब्लम है सिर्फ मैं अगर बी को डी पढ़ रहा हूं, प्लस की जगह मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डिवाइड की जगह माइनस कर रहा हूं, या स्पेलिंग्स में मिस्टेक कर रहा हूं, मेरे को डिसलेक्सिया नहीं है भाई, मुझे सिर्फ फॉन्ट को बड़ा करके पढ़ा दो, सिर्फ उस पिक्चर को बड़ा फोटो खींचो और एनलार्ज करके पढ़ा दो, मैं पढ़ लूंगा। मेरा ऑब्जर्वेशन मुझे ब्रेन सपोर्ट नहीं करा, मुझे कोई बीमारी नहीं है, प्लीज हाथ जोड़ के विनती, मुझे लेबल मत लगाओ। प्रॉब्लम यह है कि वहां पे एक पिक्चर ने दिखा दिया, उसके बाद हमने सबको मान लिया, तो फिर ऐसे तो अधिकतर भारत के 70% बच्चे इसी में आ जाएंगे। यहां से हमारा ऑसिपिटल लोब है, तो यहाँ से ये पता लगता है क्या पावर आपके पास रीड करने की नहीं है। इनफैक्ट जिस फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, सीनियर एडिटर, एडिटर्स या जिनका प्रूफ रीडिंग का काम है, उसके पास ये होना बहुत जरूरी है। अच्छा, बहुत सारे काम हमारे इसी पे डिपेंडेंट है, बहुत सारे, टेस्ट बर्ड्स, रीडिंग, प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग, जितने भी माइक्रो लेवल के काम है सब यहाँ से आते हैं, जिसको आप बोलते हैं ना डिडक्टिव माइंड या ऑब्जर्वेशन, या एक बार में देखा पिक्चर याद होगी, वो यहाँ से आ जाता है।
जी। तो ये यहाँ से आता है। ये मैंने आजकल स्कूल्स में बहुत देखा हुआ है कि जब स्कूल में काउंसलिंग होती है, और आजकल हर इंटरनेशनल स्कूल में काउंसलिंग होती है, एवरी सेकंड चाइल्ड दे वुड अनाउंस कि इसको ADHD है। पर ये और वो बच्चा फिर अप्लाई करता है कि अब मुझे एग्जाम में हेल्प चाहिए, अब मुझे थोड़े लीनियंसी दे दो। पर मुझे नहीं लगता, मतलब ADHD ऐसे सबको होने लग गया तो फिर सर ADHD का, मैं अगर कोई यहाँ पे डॉक्टर देख रहा हो, मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार टेस्ट का नाम लिख के भेज दें। कौन सा टेस्ट करते हो आप ADHD के नाम पर? एक टेस्ट का नाम बताओ मुझे। कौन सा फुल प्रूफ टेस्ट करते हो? कौन सा फुल प्रूफ टेस्ट? मैं एक्चुअल टेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ, है ही नहीं कोई मेथोडोलॉजी जो बता सके कि ये ADHD है या है नहीं, या नहीं है, क्योंकि अक्वायर्ड भी होता है। मैं अगर अटेंशन डेफिसिट हो गया क्योंकि मैं लगातार रील्स देख रहा हूं या लगातार मैं गेम खेल रहा हूं, तो मेरा अटेंशन डेफिसिट हो जाना नॉर्मल है। उसको मैं वापस ठीक कर सकता हूं। ADHD नहीं है जी। और इसका नुकसान ये हो रहा है कि एक्चुअली में क्या है सर, हमने ना एक फॉर्म टेम्पलेट बनाया, उस टेम्पलेट में सबको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। वेस्टर्न में ये कल्चर है कि आप वहां पर एक टेम्पलेट लेके आते हो, उससे बाहर अगर कुछ भी है तो वहां प्रॉब्लम है। तो मेरे जैसे कुछ दोस्त रहते हैं, तो वहां पर जैसे हमारे पास कई बार फोन भी आता है, यार इन्होंने लेबल लगा दिया है इस बच्चे पर ये, और ये मान नहीं रहे हैं अब, क्योंकि वो उसी पे चलते हैं, उनके लिए बस वो सेट फॉर्मेट है। जी। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे बहुत डेमोग्राफिकली बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं आपको बताता हूँ, एक डॉक्टर सारा होल्ट है यूरोप की, उनकी बुक है, जिन्होंने RC काउंट होता है, हमारे यहाँ पे एक डेंसिटी काउंट होता है, भी आपके न्यूरॉन्स का साइज कितना मिला आपको। तो वहां पर एक नॉर्मली क्योंकि उन्होंने यूरोप में स्टडी की है, तो सारी उन्होंने रिसर्च कहाँ की है, वहीं की है। उनकी रिसर्च ये बोलती है कि एक फीमेल में काउंट के नाम पर 130 पाया जाता है और मेल में 140 के आसपास। ठीक है, मतलब न्यूरॉन्स, ब्रेन का साइज समझ सकते हैं एक आम भाषा में। हम हिंदुस्तानियों में फीमेल में 150 से शुरू होता है। अरे वाह। और मेल में 170 से शुरू होता है। ये अलग क्यों है? हमारा डेमोग्राफिक बहुत अलग है, हमारा कल्चर बहुत अलग है। हमारे यहाँ पर बहुत तरह से चैलेंजेस रहे हैं, उसकी वजह से हमारा मतलब जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है। जैसे अगर हम राजस्थान चले जाएं, तो राजस्थान में मान लो पानी लेने के लिए अगर किसी को 20 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, तो उसका ब्रेन का साइज भी वैसा डेवलप हो रहा है। तो इसी वजह से पहले आपने सुना है 4 धाम की यात्रा से मोक्ष मिलता है। जी। क्या लॉजिक है इसके पीछे, मुझे बताओ। मतलब स्पिरिचुअल लॉजिक तो ये है कि भगवान के दर्शन कर लो तो आपने अपने पाप धुल दिए तो भगवान खुश हैं। अच्छा, मुझे एक बात समझ में आती है ये बात तो ठीक है। हम जितने हमारे जितने पूर्वज रहे हैं ना, उन्होंने कोई भी चीज बिना लॉजिक के नहीं बनाई। आज उसको साइंस सिर्फ वैलिडेट कर रही है, बनाई हमने पहले है। 4 धाम की जब यात्रा होती थी तो आपको पैदल चलना पड़ता था, क्योंकि पहले कोई गाड़ियां नहीं थी जी। जब आप पैदल चलते हो तो आपकी हड्डियों में से एक केमिकल निकलता है जिसका नाम है ऑस्टियोकैलेसिन, जिसको हम न्यूरोसाइंस बोल रही है। उसका क्या काम है? आपकी सोचने समझने की ताकत को बढ़ाना। तो आप पैदल चल रहे हो तो ताकत बढ़ रही है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर इंप्रूव हो रही है, आपका ये प्री फ्रंटल फ्रंटल कॉर्टेक्स बड़ा हो गया, आपके सोचने यानी काल्पनिक शक्ति भी बढ़ गई और साथ में एनालिसिस पावर भी बढ़ गई सिर्फ पैदल चलने से। अब आप 4 धाम की यात्रा कर रहे हो, लगभग 2 महीने के लिए आप बाहर हो अपने घर से, फोन तो है नहीं, तो आपने इमोशनली डिटैचमेंट सीख लिया और साथ में अपनी पावर बढ़ा ली। तो दिमाग कहाँ काम करेगा? तो सारी पावर कहाँ लगी? अपने आप को डेवलप करने में। इसलिए आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो उस टर्म में अगर आप देखेंगे न्यूरोसाइंटिफिकली तो उसके पीछे लॉजिक था। इवन जब भी हम बोलते हैं कि गंगा स्नान से मोक्ष पाप धुल जाते हैं, इसके पीछे भी साइंस है। विज्ञान भैरव एक करके जब भगवान शिव ने माँ पार्वती को 112 प्रकार बताए थे मोक्ष के जी, अब जिसको न्यूरोसाइंस वैलिडेट कर रही है। तो माँ ने पूछा कि मुझे ये बताओ कि सबसे प्यारा कौन सा है। तो उन्होंने कहा गंगा स्नान कर लो। अब गंगा स्नान से आपके पाप धुल जाएंगे। तो कैसे धुल जाएंगे? जिसको अब आप बोलते हो कोल्ड वाटर स्प्लैश। अब आप बोलते हो कि जब रकुलप्रीत जाती हैं एक ठंडे पानी में डुबकी लगाती हैं, वो वेगस नर्व एक्टिव कर रही हैं। अरे भैया, जब आप पानी में जा रहे हो ठंडे पानी में, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आ गए, क्योंकि आप एकदम ठिठुर जाते हो जी, आपकी सांस रुक जाती है, आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे। अपना पास्ट की कुछ चिंता रहती है ना, फ्यूचर का आपको एंजाइटी होती है, तो आप किस में आ गए? प्रेजेंट मोमेंट। दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। तो गंगा में जब आपने डुबकी लगाई, जो मिनरल बेनिफिट्स हैं तो मिलेंगे ही, लेकिन जब आपको सांस जब रुक गई तो आपका वो पाप धुल गए, यानी कि आप प्रेजेंट मोमेंट में आ गए, यानी कि आपको अलाइवनेस आ गई, यार मैं क्या हूं। आप घर पे कर लो, ठंडे पानी को लो, उससे छींटे मारो। आपकी वेगस नर्व है एक यहाँ पे, जो हमारे हेड से लेकर पूरी बॉडी तक फैली हुई है, जिसका जो प्रोसेसर है हमारे ब्रेन का। भी मैंने को हाथ उठाना है तो कितनी जल्दी हाथ उठेगा, ये वेगस नर्व का काम है जी। तो ठंडे पानी से एक्टिव हो जाती है। तो आज जो रील्स में हम देखते हैं वो आइस वाटर बाथ, वो ये है।
दैट इज सो पावरफुल कि हर व्यक्ति को घर में करनी चाहिए, हर व्यक्ति को मतलब डेली करनी चाहिए। इतना पावरफुल टूल है वो। तो आप अगर घर में ठंडे पानी से नहा लें, सोने पे सुहागा। पॉसिबल नहीं है, बर्फ लो, पानी डालो, मुंह पे छींटे मारो, आपकी वेगस नर्व एक्टिव हो जाएगी। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करें। अगर मैं इज देयर एनीवन हियर जिसको आके अपने फिंगर टिप्स दिखानी है? आओ। तो मेरी टीम से अब सिद्धार्थ जी हैं यहाँ पे, जिनका हाथ विकास जी देखेंगे एंड ही विल टेल अस कि क्या स्ट्रेंथ्स और क्या वीकनेसेस है। ओके, ओवर टू सिद्धार्थ जी एंड विकास जी। मैं सिर्फ टिप देखूंगा, हाथ नहीं देखूंगा जी। ऑडियंस समझे कि मैं पावरस्ट हूं। अच्छा, दूसरा फिंगर टिप्स। फिंगर टिप। अच्छा, इसके लिए हमें स्कैनर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम नॉर्मली हमारे पास गूगल फॉर्म से आ जाते हैं पिक्चर क्लिक करके। क्योंकि मैं इन पर्सन हूं तो मैं एक बस स्कैनर से देख रहा हूँ जी। तो लोग मुझे समझे कि मैं आधार वाला व्यक्ति हूँ। आधार कार्ड। ओके, एक बार राइट आपका थंब दे दीजिए मुझे। ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से चेक होता है। ठीक है, मैं आपको जैसे इस पे एक वर्ल बना हुआ है। वर्ल का मतलब होता है चक्र। आपने सुना होगा चक्रवर्ती सम्राट, जी। हमारे यहाँ पर एक टर्म यूज होती थी। जो चक्र होता है उसका काम है अपने हिसाब से चलना। अब मेरे पास डेंस नहीं है कि कितना इसका न्यूरॉन्स का डेंस है, कितना साइज है, क्योंकि 10 के 10 फिंगर चेक करने पड़ेंगे। तो चक्र में क्या होगा कि आपने जो तय कर लिया आपको वही सही लगेगा। ऑब्वियसली बाकी पार्ट भी देखने पड़ेंगे, लॉजिकल ब्रेन भी देखना पड़ेगा, सब देखना पड़ेगा। तो ऐसे अगर लूप होता है जिसको बोलते हैं शंख। तो पहले राजा कैसे होते थे? राजा जिद्दी होते थे। अगर जिद्दी ना होंगे तो राज्य कैसे चलाएंगे? हर किसी को प्लीज तो नहीं कर सकते थे जी। तो राजा का काम होता था पूरे राज्य को चलाना है तो उसको थोड़ा सा रिजिड होना पड़ेगा, थोड़ा सा पावरफुल होना पड़ेगा, और अपने कानों को इस हिसाब से सॉलिडली बंद करना पड़ेगा कि हर किसी से इन्फ्लुएंस ना हो। तो चक्कर का मतलब वो हर किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो लर्निंग बाय एक्सपीरियंस होता है, खुद करते हैं फिर सीखते हैं। तो जिद्दीपन इनका बिहेवियर होता है जिससे वो आगे निकल सकते हैं जी। तो सिद्धार्थ जी जिद्दी हैं। अभी इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे पास लॉजिकल ब्रेन नहीं है। मैं आई ट्राई चेक कि मैं दूसरा ब्रेन देखता हूँ, मुझे एक बार दे दिए। अब जैसे इनका लॉजिकल ब्रेन पे शंख आया है, शंख का मतलब लूप, जो हमारी न्यूरोसाइंस की भाषा में बोलते हैं लूप, ओपन है। तो ये लॉजिकली जो चीजों को सीखना होता है तो एनवायरमेंट से सीखते हैं, इमिटेट करते हैं। ये अगेन सारे ब्रेन जब पूरा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा तो हम एक एक चीज को बहुत डीप डाउन जा सके बता सकते हैं कि आपका आईक्यू क्या है, आपका इमोशनल क्वेश्चन कैसा है, आपका एडवर्सिटी क्वेश्चन कैसा है, आपका क्रिएटिविटी क्वेश्चन कैसा है। जैसे इनका क्रिएटिव ब्रेन चेक करते हैं। अब मुझे बोला थी ये हमारा क्रिएटिव ब्रेन देखने के लिए लेफ्ट हैंड का। अब मैं यहाँ पे मैंने बाकी ब्रेन नहीं लिया। हाँ। अब मैं अलाउ हूँ, मैं बोल सकता हूँ कुछ? ये नेक्स्ट लेवल के क्रिएटिव पर्सन है। हाँ। विजुअलाइजेशन पावर स्ट्रांग है। हाँ। और इस वजह से बैठे बैठे खो भी जाते हैं। ठीक है, विचार मैं लिख के दे रहा हूँ, कैमरे पे बोल रहा हूँ। हाँ। इनको रात को सपने इतने ज्यादा आते हैं कि रुकते ही नहीं, नींद आने में इनको एफर्ट बहुत लगते होंगे। मैंने जबकि बाकी उंगलियां नहीं देखी हैं अभी जी। क्योंकि ये इनकी पावर है और यही वीकनेस है यहाँ से। अच्छा, इनके साथ बचपन में भी अगर कुछ हुआ है अच्छा बुरा कुछ नहीं भूलते ये। तो सवाल इतना सा है, मान लीजिए इनकी एज 40 है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और मेरे एक रूम का एक साइज है जैसे हार्ड डिस्क का एक साइज होता है। मैं लगातार इंफॉर्मेशन भरता जा रहा हूँ, मैं नई इंफॉर्मेशन कहाँ लाऊंगा? क्योंकि भर गई हार्ड डिस्क तो मेरा मोबाइल स्लो हो जाएगा, मेरा लैपटॉप स्लो हो जाएगा, कमरा भर जाएगा तो डर्टी हो जाएगा। तो इसके अगर इनके ब्रेन में क्लीनिंग नहीं करी तो इनको क्या लगेगा एक दिन कि मैं कुछ भी नया याद ही नहीं कर पा रहा। तो इनको ऐसे ब्रेन को हम इतना सा बोलते हैं, सिर्फ आपको भ्रामरी करनी है, एक प्राणायाम करना है ताकि आपकी रोज मेंटल क्लीनिंग हो, ताकि आप और क्रिएटिव हो सकें। ये नेक्स्ट लेवल के क्रिएटिव व्यक्ति हैं। अगर क्रिएटिविटी यूज नहीं हुई तो एंजाइटी हो जाएगी। Am I right? जी। वाह वाह। और आप अग्री कर रही हैं ये सब चीजों से? यस, मैं हूँ ऐसा जी। जब तक मैं 2-3 दिन में एक ऐसा वक्त आता है जब तक मैं खुद के साथ 1 घंटा खुद के साथ नहीं बिताऊं तो मुझे हो जाती है कि यार कुछ गड़बड़ चल रहा है। नहीं, ये करने का कारण ये था कि वी डोंट वांट टू मेक इट गिमिकी, बट ये है कि अगर किसी को ज़रूरत है इन चीज़ों को शार्पन करने की तो हमारे पास टेक्निक है, अवेलेबल है, जिससे चीज़ें सुधर सकती हैं। मतलब आप सब शुरू से एक ही तो लड़ाई चल रही है, हु एम आई। भाई हमारी धरती कहाँ से शुरू हुई? जी। मैं कौन हूँ? वहीं से तो शुरू हुआ। बिल्कुल। फिर मुझे अगर पता लग रहा है, या तो मेरे पास गुरु द्रोण हो कि भैया अर्जुन तू ये सीख ले, युधिष्ठिर तुम ये सीख लो, या मेरे पास चाणक्य हो, या फिर मेरे को टूल हो। ये नहीं है तो और टूल हो, लेकिन टूल हो, कोई तो बताने वाला हो। क्योंकि अगर मेरे में ही पावर होती तो फिर तो मैं कब का चंद्रगुप्त बन जाता ना। मुझे चाणक्य तो चाहिए, मुझे द्रोणाचार्य तो चाहिए। ये नहीं है हमारे जीवन में तो फिर टूल आएंगे, कुछ तो आएगा। जी श्योर। सिद्धार्थ जी थैंक यू। सर ये ऑल योर्स।
बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है। और आपने अभी चाणक्य मेंशन किया, आमतौर पे हम जब भी ब्रेन और ब्रेन स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में शायद नाम ही चाणक्य आता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के चीफ एडवाइजर थे। अब बहुत सारी कहानियां हमने बचपन से सुनी है उनके ब्रेन स्ट्रेंथ की, काफ़ी स्ट्रेटेजिक थे, वेल प्लानर थे। अगर आप उनके कोई एक्सपीरियंस से सिखा पाए कि ब्रेन का एक्चुअल स्ट्रेंथ और एबिलिटी क्या होता है। जितना मुझे समझ में आता है, ही इज द पर्सन जिन्होंने एक एम्पायर ने खड़ा किया था। ही इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने स्ट्रेटेजिक थिंकिंग सिस्टम बनाया। जैसे हमने हमारे यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर हुआ जी, आप आधे घंटे में सब कुछ कर गए, क्या सच में आधे घंटे में कर गए? या उससे पहले की सारी आपने एफर्ट लगाए, आपकी रोज की प्रैक्टिस, आपके पास पूरे कोऑर्डिनेट्स, आपके पास हर एक चीज की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी, इसलिए आपने उसको 27 मिनट्स में एग्जीक्यूट कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाणक्य की नीति आज भी हम यूज कर रहे हैं, हर बी स्कूल पढ़ा रहा है उसकी। क्योंकि अगर आपने स्ट्रेटेजिकली नहीं सोचा तो फिर आपका हाल वो हो जाएगा जो हमारे दुश्मन देश का हुआ है। तो आप सिर्फ शोर मचाते रह जाओगे, बचेगा कुछ भी नहीं आपके पास, पाकिस्तान के पास वही हालात वही हुए। तो जो मुझे समझ में आता है, जो सबसे अच्छी उनकी खूबसूरती थी चाणक्य जी की, वो ना रुकते थे और रुक कर सोचते थे कि इसके बाद क्या होगा। जैसे कि जैसे कहानी है तो जब भी उन्होंने कोई भी स्ट्रेटजी बनाई, जब चंद्रगुप्त पे उन्होंने बहुत सारा काम किया, तो हर एक्शन के पीछे का रिएक्शन वो पहले, मतलब ग्रैंड मास्टर थे वो, जैसे चेस में ग्रैंड मास्टर, अगले 5 चाल तक के उनके पास सॉल्यूशन था। और एक आम व्यक्ति कैसा होता है, वो सिर्फ करंट की सिचुएशन सोच रहा होता है, और वो कैसे थे, अगले 5, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। तो यानी कि स्ट्रेटेजी प्लानिंग वो इसलिए था क्योंकि उनके पास एक बहुत अच्छा सिस्टम था, नेटवर्क, जिसको आप स्पाई नेटवर्क बोलते हो। उनके हर जगह कोई ना कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं स्टैब्लिश था। तो क्या आपके पास वो नेटवर्क है? नेटवर्क, मैं तो कहीं बोलता हूँ नेटवर्क होना चाहिए, और एक न्यूरल नेटवर्क होना चाहिए। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, आप अपने ब्रेन को कितना पावरफुल बना रहे हो। जैसे नितिन गडकरी जी ने इस देश में जो सड़कों का जाल बिछाया, उसके बाद इंडिया की जो इकोनॉमी है एकदम चेंज हो गई। एम आई राइट जी? ऐसे एक्चुअल में ब्रेन है, आपके ब्रेन में जितना बड़ा न्यूरल नेटवर्क होगा उतना आपका ब्रेन स्ट्रांग होगा, और जितना कम न्यूरल नेटवर्क होगा उतना ही आप मंद बुद्धि हो गए। तो चाणक्य जी का न्यूरल नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था, उनका रियल नेटवर्क भी और न्यूरल नेटवर्क भी। और तीसरी जब सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, वो रिवर्स इंजीनियरिंग पे बहुत विश्वास रखते थे। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब कोई भी सिचुएशन को पहले देखकर उसके उल्टा चलना। चंद्रगुप्त को सम्राट बनाना है तो ये तो उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग, क्या क्या स्टेप बैकवर्ड चलेंगे, कैसे होगा, तो रिवर्स इंजीनियरिंग। तो उसके लिए लगता था थॉट प्रोसेस, सेल्फ असेसमेंट, वो हम कहाँ करते हैं। तो ये अगर 3 चीजें कर जाएं, सिर्फ रुक जाएं किसी डिसीजन से लेने से पहले कि इस डिसीजन को लेने के बाद क्या क्या कोसिक्वेंस होंगे। दूसरा, अपना लेयर सिस्टम बनाएं, जिसमें नेटवर्क बनाएं, न्यूरल नेटवर्क प्लस नेटवर्क, जिसको बोलते हैं योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। एंड द थर्ड इज रिवर्स इंजीनियरिंग। आपने अगर एंड गोल डिसाइड कर लिया, जैसे मान लीजिए मैं कंटेंट में हूं, या मैं अपनी कंपनी चला रहा हूं ब्रेन इन्फिनिटी, या मैं कोई भी काम कर रहा हूं, मेरा अगर टारगेट ये डिसाइड किया तो उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग, मैं 3 साल के गोल को मैं 1 साल में डिवाइड कर रहा हूं, 1 साल के गोल को मैं क्वार्टर में डिवाइड कर रहा हूं, क्वार्टर के गोल को मैं महीने में डिवाइड कर रहा हूं, महीने के गोल को मैं पर डे में डिवाइड कर रहा हूं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। तो जो कर रहा है वो फिर मुकेश अंबानी भी बन रहा है, जो नहीं कर रहा वो शायद 30-50 हज़ार कमाने में भी धक्के खा रहा है। जी, ब्रूस ली की भी शायद यही स्ट्रेंथ कह सकते हैं हम, क्योंकि मैं नहीं मानता कि एक इंसान सिर्फ अपने फिजिकल बल से ही स्ट्रेंथ इतना पावरफुल हो सकता है। आई एम श्योर उन्होंने अपने माइंड पे उतना काम किया होगा विच इज गिवन हिम दैट स्ट्रेंथ। मुझे जो ब्रूस ली की सबसे अच्छी बात लगती है, उनका बहुत फेमस एक डायलॉग था, बी लाइक अ वाटर माई फ्रेंड, पानी की तरह अडेप्ट कर जाओ, उसके अगेंस्ट क्यों जाना है। और अब जिसको न्यूरोसाइंस अब जिसको बोल रही है, जो कि आप विजुअल, अगर आप किसी की चीज को देख लेते हो तो आपकी पूरी की पूरी ब्रेन पावर उस मसल्स को डेवलप कर देती है, मतलब विजुअलाइजेशन आप ब्रेन डेवलप कर सकते हो। वो 70s में कर रहे थे, न्यूरोसाइंस ने सब बताया है। और अभी न्यूरोसाइंस बोलती है कि हमारा ब्रेन और कुछ नहीं है, एक प्रेडिक्शन मशीन है कि जो प्रेडिक्ट कर सकता है कि आगे क्या होने वाला है। और वो तो ऑलरेडी पहले से ही करते थे, उनको पता होता था। वो इतने फास्ट क्यों थे? क्योंकि उनको मालूम होता था 0.2 सेकंड से पहले भी क्या अगला मूव आने वाला है। इवन ये सेम बात सचिन तेंदुलकर के लिए भी बोली जाती है जी, कि उनको पता होता था कि मतलब वीरेंद्र सहवाग का डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्या एक तो मुरलीधरन, ऊपर से उसके अलग से एक्शन, उसमें से भी ये पहचान जाना कि अगली बॉल कौन सी आने वाली है, वो भी उसके एक्सप्रेशन से, क्या भैया वो तुम ही कर सकते हो इसलिए तुम भगवान हो, क्योंकि उनको प्रेडिक्ट कर सकते थे। वो इमेजिन कर पाते थे कि अब मेरा अगला शॉट मैं कैसे मारूंगा। नहीं, वो ये इमेजिन कर पाते थे अगला उनकी बॉल कौन सी आने वाली है। तो हमारा ब्रेन एक्चुअली में है क्या,
मैं अगर प्रेडिक्शन मशीन हूँ हाँ तो फिर मुझे पता है ना कि आप सवाल क्या पूछने वाले, तो मैं जवाब पहले तैयार रखूंगा ना। जी। तो दैट इज कॉल्ड, तो वो ब्रूसली के पास था, वो बहुत स्ट्रांगली विजुअलाइज करते थे। इसलिए हर बार वो बोलते थे कि अगर मैंने कुछ ब्रेक किया, मान लो कि मैंने ब्रिक ब्रेक किया, तो मैं पहले मैं मेंटली ब्रेक कर चुका हूं उसी इंटेंसिटी से। तो दैट इज हिज पावर। जी, अगर आम इंसान को यही टेक्निक सीखनी हो तो इसको कोई टेक्निक है जो आप सजेस्ट कर पाएंगे एज अ ब्रेन वर्कआउट कि आप ये करें तो आप भी ये सारी जो स्ट्रेंथ्स है वो सीख पाएंगे, चाहे वो विजुअलाइजेशन हो, चाहे प्रेडिक्शन हो, चाहे स्ट्रैटेजी बिल्डिंग हो? देखो बहुत सारी टेक्निक्स हैं। मेडिटेशन में से एक टेक्निक है। आपके सेंसेस को अगर आप डेवलप कर लेते हो, वो एक टेक्निक है। जैसे सेंसेस को डेवलप करके आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जो आंखों में पट्टी बांधकर साइकिल चला रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, कलरिंग कर रहे हैं, बहुत सारे इंट्यूशन इसको इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं इसको। मतलब ब्रेन की पावर अनलिमिटेड है। एक व्यक्ति आंखों से नहीं देख पा रहा और एक बच्चा आंखों में पट्टी बांधकर साइकिल चला रहा है। तो एक टेक्निक है जो आइंस्टीन जिसके लिए जाने जाते थे, अमिताभ बच्चन जिसके लिए जाने जाते हैं, एम्बिडेक्स्टर बोलते हैं। तो क्या आप मेरे साथ करोगे? जी बिल्कुल। चलो ठीक है। तो हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट, दोनों वाइस वर्सा जुड़े हुए हैं। तो मैं ब्रेन को एक्टिव कैसे करूं? भाई कुछ तो होगा, बाहर तो आने से रहा। तो उसको डेवलप करने के लिए जैसे मैं बाइसेप्स लेग डे करता हूं, बाइसेप डे करता हूं, तो ब्रेन डे भी तो होगा जी। तो ब्रेन डे, या जिसको हम माइंड डे बोलते हैं, जैसे लोग लेग डे मिस नहीं करते, हम माइंड डे मिस नहीं करते। तो उसको कैसे एक्टिवेट करें? तो मेक लाइक हैंड लाइक दिस। आप सभी भी मेरे साथ साथ है ना, ठीक है। इसको बंद करो, खोलो, बंद करो, खोलो। कहीं कोई एफर्ट लग रहा है? नहीं। इसे 1 बनाओ, बंद करो, खोलो, बंद करो, खोलो। अच्छा, जब आप ये कर रहे हो तब आपके दिमाग में विचार भी चल रहे हैं जी, हर जगह चल रहा है, सब कुछ चल रहा है जी कि पता नहीं क्या करवा रहा है। मतलब आपका ब्रेन भी एक्टिव है और बॉडी भी एक्टिव है। तो यानी कि आप प्रॉपर फोकस नहीं हो। अब चेक करते हैं कि फोकस होता कैसे। मेक 5 फ्रॉम योर राइट हैंड, 1 फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड। ओके, नाउ चेंज 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 चेंज। ये नहीं करना भाई, ये नहीं करना सर, ये और ये। चेंज 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 चेंज। शिफ्ट करना है। व्हेन आई एम मेकिंग 5 फ्रॉम दिस हैंड, मेरा ये लेफ्ट ब्रेन एक्टिव हुआ। मैंने जब 1 बनाया तो मेरा राइट ब्रेन एक्टिव हुआ। तो आप बहुत अच्छा कर भी रहे हैं वैसे। तो जब आप ये कर रहे हैं, ऑडियंस जब आप साथ साथ कर रहे हो, तो चेहरे पे अपने आप स्माइल आ जाती है। जी बिल्कुल। एम्बिडेक्स्चर क्या होता है? आइंस्टाइन राइट ब्रेन से कुछ और कर रहे थे, राइट हैंड से कुछ और करते थे, लेफ्ट हैंड से कुछ और। अमिताभ बच्चन भी करते हैं। तो मेरा न्यूरल नेटवर्क स्ट्रांग हो जाता है। और न्यूरोसाइंस ये कहती है, जिसका ये न्यूरल नेटवर्क स्ट्रांग है, यानी कि एक ही बार में 2 इंस्ट्रक्शन दिए तो आपका ब्रेन एक्टिव हुआ। भगवान ना करे कभी कोई ऐसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन आए तो आपका ब्रेन अगर डैमेज भी हुआ तो भी आपकी फिजिकल बॉडी आपको सपोर्ट कर रही होगी, क्योंकि आपने पूरा स्ट्रांग न्यूरल नेटवर्क बना लिया। तो एक टेक्निक तो ये है। दूसरी एक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसको यूएस नेवी भी करती है, सील्स भी करते हैं, हमारे इंडियन आर्मी भी यूज करती है। दैट इज कॉल्ड बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग होता है जब आपको, मैं आपको साथ साथ करके दिखा सकता हूँ। तो आपको 4 काउंट या 5 काउंट या 6 काउंट, जितना आप इनहेल करेंगे, पहला स्टेप है इनहेल, मान लीजिए 4 सेकंड के लिए किया, उतने ही सेकंड के लिए आपने होल्ड करना है। तो इनहेल, देन होल्ड फॉर 4 सेकंड, देन एक्सेल फॉर द 4 सेकंड, देन अगेन होल्ड आउटसाइड ब्रेथ। तो एक बार सांस अंदर रुकती है, जैसे अब अंदर रुक गई 4 सेकंड के लिए, ठीक है। अब बाहर आएगी नाक से 4 सेकंड। अब बाहर रोक लूंगा, अंदर नहीं जाएगी अब। तो ये 4 अगर मैं ये पैटर्न करता हूं तो लगभग 16 सेकंड लगे। इसको अगर मैं 5 राउंड कर लूं तो हार्वर्ड मेडिकल स्टडी प्लस यूएस आर्मी की एक रिसर्च कहती है, अगर आप वॉर सिचुएशन में हो तो आपकी 52%, 52% आपकी डिसीजन मेकिंग पावर इंप्रूव हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस एक्सरसाइज। सिर्फ एक एक्सरसाइज से। और ये रिसर्च बेस है, यूएस आर्मी की भी है और हार्वर्ड बिजनेस की भी है जी। एक एक्सरसाइज उसमें लगे क्या, 16 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो आप, कितना होगा 8। तो आपके पास लगभग 2 मिनट के कम समय में आपने अपने ब्रेन को उस लेवल पे ले गए कि आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स बड़ा हो गया जी। क्या समय लगा? बहुत सिंपल है जी। पर ये कितना सैड है ना सर कि हम आज की ज़िंदगी में हेल्थ की बात करते हैं। पहले तो स्कूल में जाए तो स्कूल में हमको ब्रेन वर्कआउट करके कुछ सिखाया नहीं जाता। पीटी होता है पर ब्रेन वर्कआउट का कोई सिस्टम नहीं है। आज के ज़माने भी हम जब हेल्थ की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हेल्दी डाइट खाओ, रोज़ जिम जाओ, पर ये चीज़ कोई नहीं सिखा रहा है कि जो ब्रेन वर्कआउट है ये कितना ज़रूरी है। मैं कई बार ताज्जुब करता हूँ,
भाई स्कूल्स जो हैं, स्कूल्स में पीटी क्यों होता था सर? आपके अगर पेरेंट्स जब स्कूल जाते थे तब भी होता था, जी बिल्कुल। आप जब गए तब भी होता था, मैं गया तब भी। इंटरेस्टिंगली वर्ल्ड मतलब इंडिया के, मैं पूरे डेमोग्राफ की बात करूं, जम्मू कश्मीर से लेके अगर मैं कन्याकुमारी की बात करूं और इधर से भी उठा लूं पूरा, हर जगह एक जैसा ही होता है। 12 मिनट के लगभग की ये पूरा प्रोसेस है जी। प्रार्थना, पीटी। तब ये पर्पस था, आप एक घर से जब स्कूल आ रहे हो तो एक तरह का मेंटल अलग तरह का सिचुएशन होता था, क्योंकि हर तब हमारे ब्रेड एंड बटर का फाइट चल रहा था। तब मानता हूं मैं होना चाहिए था। आज हमारा ब्रेड एंड बटर का फाइट नहीं है, आज हमारा मेंटल चैलेंजेस हैं। लेकिन 70 सालों में, सॉरी टू से, इट्स सो सैड कि स्कूल ने अपनी असेंबली चेंज नहीं की। मेरा बच्चा आज स्कूल जा रहा है, सेम असेंबली है जो मेरे पहले होती थी। हाँ ठीक है, गिने चुने 2-4 स्कूलों ने चेंज कर लिया, दैट हमारा मतलब, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, 44,000 स्कूल हैं प्राइवेट, गवर्नमेंट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। क्या आपके दिमाग में 70 सालों में एक बार आपने ब्लैक बोर्ड चेंज कर दिए, डिजिटल बोर्ड पे आ गए, आप एक ब्लैक एंड व्हाइट बुक से कलरफुल बुक्स पे आ गए, आप पेंसिल से पेन पे आ चुके, सब कुछ चेंज हो गया, इवन बच्चा तक चेंज हो गया। मैं नहीं कह रहा, न्यूरो साइंस कहती है बच्चा चेंज हो चुका है। जो आज हमारा बच्चा है, जो आपकी जो 18 महीने के जो बच्चा है, वो जब आप 18 महीने का रहे होंगे तो बहुत अंतर है, बहुत। Am I right? जी बिल्कुल। बच्चा चेंज होगा तो स्कूल असेंबली चेंज क्यों नहीं हुई? इसको हम बोलते हैं ब्रेन असेंबली। अब समय जो है वो ब्रेन असेंबली को इंट्रोड्यूस करने का है स्कूल्स में, ताकि स्कूल में ही उस चैलेंज को खत्म कर दिया जाए। प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर, ये वहां पर सही फिट होता है। अगर स्कूल में ही समस्या को खत्म कर दें तो जिंदगी भर हमारा भारतीय बच्चा कभी जाकर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेसिव या कोई भी नेगेटिव वर्ड लाइक सुसाइड कभी इसके दिमाग में आएगा नहीं। और ये क्यों कह रहा हूं? WHO कहता है कि 56% भारतीय वर्किंग प्रोफेशनल्स आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस। जी, मेंटल हेल्थ आज बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। डेलॉयट की रिपोर्ट है इस पर सर। बिल्कुल। मतलब ये क्यों है? जबकि हम तो योग की धरती हैं, हमारे यहाँ पे ये हाल है। हम डायबिटिक कैपिटल बन गए हैं जी, बिकॉज हमने थोड़े से कुछ कहीं पर बहुत लीनियंट हो गए जहाँ लीनियंट नहीं होना चाहिए था। जी, आपने वॉर मेंशन किया और मैं अभी रिसेंटली रिसर्च के लिए पढ़ रहा था, इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल डाला हुआ था जिसमें कहा गया है कि वर्ल्ड वॉर 3 के बाद न्यूक्लियर इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग होगा कि ह्यूमंस विल इवॉल्व इन अ वे वेयर दे विल बी ऑलमोस्ट सुपर हीरो लाइक। पहले तो ये क्यों कहा जा रहा है? इफ आई हैव टू रीड आउट, इट सेज दैट it was reported in Indian Express that World War III could potentially trigger rapid evolutionary changes in humans, leading to abilities akin to fictional superheroes. According to Professor Tim Coulson, a zoologist from Oxford University. Speaking in the European magazine, Coulson suggested that a nuclear war's aftermath could significantly alter human evolution, resulting in physical and mental transformation beyond recognition. क्या होगा? What do we anticipate? ये सर आज से नहीं हो रहा, हमेशा से होता है और होगा, क्योंकि एक्चुअली में वॉर डिस्ट्रक्टिव तो बात की बात है, लेकिन वो फोर्स्ड इवैल्यूएशन है, वो डिस्ट्रक्शन नहीं है, वो फोर्स्ड इवैल्यूएशन है। एक जो हमारी प्रकृति लेके आती है डिस्ट्रक्शन, जब सुनामी आती है या बहुत सारी चीज़ें ऐसे चेंज होती हैं, जब अलट पलट हो जाता है, हिमालय कहीं और चला जाता है, समंदर कहीं और आ जाता है, तो तब एक इवैल्यूएशन आता है, तब भी हमने सर्वाइव किया। एक वो होगा जो हमें फोर्स्ड, यानी कि कुछ ऐसे लोगों की वजह से जब वॉर होगी, जो थोड़ा सा, जिनको मैं थोड़ा साइकोपैथ कह सकता हूँ, क्योंकि आज तक उनके बिना कभी नहीं हुआ। वही लोग हैं जो थोड़े से नार्सिसिस्ट रहे हैं, थोड़े से साइकोपैथ रहे हैं, इनसिक्योर रहे हैं, उनकी वजह से सिचुएशन, तो फोर्स्ड इवोल्यूशन होगा वो। हम उसके लिए शायद प्रिपेयर नहीं है, लेकिन होगा ऐसा ही। और ऑब्वियसली एक्चुअली आज भी हम सुपर ह्यूमन है सर। कैसे नहीं है? आप अपने दादाजी से पूछो, आप वीडियो कॉल पे यहाँ बैठे बैठे यूएसए में बात कर रहे हो, उनके लिए वी आर सुपर ह्यूमन्स, नहीं है क्या? तो ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत सारी इवॉल्व होने वाली है। और जहां तक हमें लगता है, आप अभी अगर आप पिछले 5000 सालों में देखेंगे, अभी अगर आप यहाँ पे, मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा जब आप इस पॉडकास्ट को जब दिखाएं तो आदि मानव की पिक्चर लगाना। आदि मानव का ये वाला एरिया नहीं था, पीछे वाला एरिया बड़ा होता था जी। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड चलते थे। फिर जैसे जैसे हम इवॉल्व होते गए, अलग अलग तरह से, अलग अलग इराज में, हमारा ये एरिया सोचने समझने की ताकत बढ़ती गई जी। ये छोटा होता गया, तो ये बहुत बड़ा हो रहा है हमारा, मतलब हमारा सोचना समझना, ऑब्जर्व करना और उस पर एक्शन लेना, लीडरशिप के बारे में सोचना, क्रिएटिविटी के बारे में सोचना, ये बढ़ता जा रहा है। और इस न्यूक्लियर वॉर के बाद ये और बढ़ेगा। इसलिए वो सही कह रहे हैं कि हम सुपर ह्यूमन जैसी बहुत सारी चीजें हमारे अंदर, हमारे फ्रंटल कॉर्टेक्स बड़ा हो जाएगा तो और आएंगी ये जी। इसमें एआई का रोल होगा?
AI सपोर्ट तो करेगा सर, AI तो सपोर्ट करेगा। जैसे AI से क्या करवाना है, करवाएगा तो ह्यूमन ही सर। आप अगर चैट जीपीटी यूज करते हैं, मान लो मैं यूज करता हूँ, सेम चैट जीपीटी आपके पास भी मेरे पास भी जी, लेकिन आपने वही सेम सवाल पूछा और मैंने मेरे तरीके से वही सेम आंसर अलग लगाएगा। तो AI होगा लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना नहीं। जी, ऐसा नहीं होगा कि मशीन हमें एम्पावर, वो सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है। हमने बनाया तो हम तो ऊपर ही रहने वाले हैं जी, तो हमें मालूम होगा कि अगर इसको बनाना आता है तो उसको खत्म करना भी आता है, इसको कंट्रोल करना भी आता है। होगा तो जरूर बस ये है कि हमें थोड़ा सा बचना होगा। जो अभी इस डिजिटल इरा की वजह से हमारे सोचने समझने की ताकत को खत्म किया जा रहा है, मेरे डिसीजन मेकिंग पावर को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, या ये कहूँ कि एक हमें जजमेंटल बनाया जा रहा है, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो बढ़ रही हैं। उससे हमें बचना चाहिए वैसे। मेरा एक्चुअली यही नेक्स्ट सवाल था आपके लिए कि मेरा सर ना मूवीज प्रेडिक्शन मशीन मेरी काम कर रही है। जी, काम बिल्कुल काम कर रही है। एक्चुअली मेरा सवाल था कि ये जो हम मूवीज में देखते हैं, ऑनलाइन ब्लॉग्स पढ़ते हैं, दैट AI इज गोइंग टू टेक ओवर द ह्यूमन रेस। आई एग्री विथ यू, वी हैव क्रिएटेड इट, हाउ इट कैन टेक ओवर अस? अगर कोई होगा ऐसा, ह्यूमन ब्रेन इज मोर पावरफुल, हमेशा से पावरफुल है सर। हम सर्वाइव कैसे कर पाए आज तक? जी, आज मुझ में और एक पशु में क्या फर्क है? मेरे पास फ्रंटल कॉर्टेक्स है, मेरे पास सोचने समझने और कल्पना शक्ति है, कंट्रोल करने की पावर है, क्या अच्छा क्या नहीं। कहीं पे भी आप डॉग को देखते हो या किसी भी देखते हो, वो कहीं पे भी मेटिंग करने लग जाते हैं क्योंकि कंट्रोल नहीं है उनका काम नहीं है ये, उसके लिए वो बने नहीं हुए। हम कंट्रोल के लिए बने हुए हैं, हमें मालूम है क्या करना है। मतलब नीड और वांट में हमें समझ में आता है, वांट पे नहीं चल रहे हैं हम, नीड पे चल रहे हैं। तो जिस दिन हमें लगेगा कि AI हमारी नीड नहीं है तो उसको खत्म करना भी आता है। जिस दिन हमें लगा कि AI से कुछ और बेटर आ सकता है तो वो भी आएगा। हाँ, स्पीड बहुत चेंज हो रही है, फास्ट स्पीड पे चल रहे हैं, बहुत फास्ट पेस पे चल रहे हैं। जी, जी। ये एक्चुअली जब गूगल भी बहुत पॉपुलर हो रहा था बहुत सालों पहले, अगेन मैंने ऑनलाइन रीड किया हुआ है कि जब गूगल पॉपुलर हो रहा था तब बहुत सारे एजुकेशनिस्ट ने ये ऑब्जेक्शन उठाया था कि गूगल विल टेक ओवर द एजुकेशन सिस्टम, बट इट कांट। मेरे फादर सर बैंक में रहे हैं। हाँ, तो मुझे ध्यान से, हम जब बीकानेर में पोस्ट हुए थे तब कंप्यूटर नया नया आया था, तो वो दिन रात लग रहे थे। तो और एक अफवाह हर जगह थी, शायद आपने भी सुनी हो, अब कंप्यूटर आ गए, नौकरियां चली जाएंगी जी, लोगों को हटा देंगे। और इसके पीछे कितनी स्ट्राइक्स हुई हैं, क्या उसके बाद नौकरियां बढ़ी हैं या कम हुई हैं? बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी। तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट उस पर पड़ा है जिसने अपने आप को इवॉल्व नहीं किया। जी, मैं आज भी STD चलाना चाहता हूँ, फिर मैं गधा हूँ। अरे भैया, थोड़ा सा मोबाइल रिचार्ज का काम कर लो, मोबाइल का काम कर लो, अपने आप को इवॉल्व तो करो। जी, तो आपको थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। जो इवॉल्व कर गया वो सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए बना हुआ है। जी, हर कीमत पे आपको सर्वाइव करवाएगा, जैसे मर्जी हो, वो आपको बचाने के लिए बना हुआ है। जी। कॉन्वर्जेशन काफ़ी एम्पावरिंग है, मतलब बहुत टाइम से हम ये कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं कि AI विल टेक ओवर, AI विल टेक ओवर। नो, दिस रियली गिव्स फेथ दैट यू आर राइट, आवर ह्यूमन ब्रेन विल ऑलवेज प्रीसीड AI अंडर एनी सर्कमस्टेंस। मतलब ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा किसी ने किया भी कि हाँ भी लगा कि ऐसा कुछ बना दिया, तो और भी तो लोग बैठे हैं उससे पावरफुल बनाने के लिए, बनाएंगे फिर वो भी। जी, जी। क्योंकि हम ब्रेन से बात कर रहे हैं, ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो एक और की टर्म है, वो है ब्रेन वॉशिंग। और ये हमने बहुत बार देखा हुआ है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, हम जब टेररिस्ट की देखते हैं, जैसे 26/11 के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत बार ऐसे बात हुआ है कि हाउ दोज टेररिस्ट वर ब्रेन वॉश्ड, और फिर उनसे वो करवाया गया जो उन्होंने किया। पहले तो किस किस्म के इंसान को इजीली ब्रेन वॉश किया जा सकता है, और दूसरा कैसे ब्रेन वॉशिंग से बचा जाए? देखिए, हमारे ना शब्द बहुत पावरफुल होते हैं। वो इतने पावरफुल होते हैं कि माँ के गर्भ में बच्चा भी सुन रहा होता है। हमने महाभारत की कहानी अभिमन्यु की भी सुनी है। इनफैक्ट अगर पहले 12 साल में आपने जो बच्चे को दे दिया, न्यूरोसाइंस ये कहती है पहले 2 साल, यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ उससे 2 साल, और हमारे भारतीय शास्त्र क्या कहते हैं, उससे भी पहले, यानी कि कंसीविंग हुई और अगले 9 महीने, तो हमारे लिए 29 महीने, जी, 24 + 9 हमारे लिए वो हो गए। उस समय पर आप क्या खा पी और सोच रहे हो? अगर मान लो किसी टेररिस्ट ग्रुप ने तब से फीड करना शुरू कर दिया, कंसीविंग इसी प्लानिंग से हुई है, तो वो उस दिन से हो रहा है, तो उसके बाद डेटा क्या है? डेटा अगर सिर्फ वही A फॉर एप्पल कैसे पता कि मुझे Day 1 से ये बताया गया है 2 + 2 = 4, मुझे Day 1 से बताया गया है, मुझे तो फीड किया गया ना, मैंने कोई इनसे प्रूफ करके देखा है, मैंने मान लिया, तो मैंने मान लिया, तो उसके बाद मेरे लिए वही अटल सत्य है कि A फॉर एप्पल होता है, A फॉर आम होता है, और 2 + 2 = 4 होता है। तो फिर मैंने वही मान लिया, तो मेरे को आप ये भी तो बोल सकते हो ना कि ये मेरे ब्रेन में फीड किया गया है। ऐसी अगर Day 1 से ये फीड किया जा रहा है,
कि ये पूरा का पूरा ह्यूमन स्पीशीज हमारा नुकसान दे रहा है, या जो भी इनकी जो फीडिंग होती है, तो वो अगले 12 साल तक लगातार चल रही है। तो 12 साल के बाद तो आपका स्ट्रक्चर ही बन चुका है जी। सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ लव, सेल्फ बिलीफ बहुत ज्यादा वीक होता है, नेक्स्ट लेवल का वीक होता है कि कोई भी आता है आपको इन्फ्लुएंसर करता है। अच्छा वो तो चलो बहुत बड़े लेवल की बात होगी टेरेस, हम तो आसपास ऐसे कितने लोगों को जानते हैं। अभी हम 4-5 लोग यहाँ ग्रुप में बैठे हैं, हो जाते हैं। बहुत मतलब कुछ भी बोला मैनिपुलेट हो गए। किसी ने एक ऐड दिखाया, ऐसी कॉल आई, यार अगर मैंने ये नहीं खरीदा ना तो मुझे कुछ हो जाएगा जी। जैसे इतनी एड्स कैसे बन रही हैं, आपको मैनिपुलेट तो किया जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल, जैसे आईफोन के पीछे जो पूरी स्ट्रेटेजी चल रही है, अब मैं कई बार सोचता हूँ क्या दिमाग लगाया 1.5 लाख का फोन बिना चार्जर के बिल्कुल क्या आप ये देखो, क्या ठंडे और गर्म का कोई कॉम्बिनेशन है? हमारे यहाँ पर मना है ठंडे जी, लेकिन क्या अब हम पिज्जा बिना कोल्ड ड्रिंक के खा सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें मान लिया है, समोसे के साथ कोल्ड ड्रिंक का कॉम्बिनेशन दिखा दिया, तो हमने हमारे ब्रेन को एक ये प्रिजम्पशन दे दिया गया, अगर नहीं किया ना तुम आउटडेटेड दिखोगे, तुम ओल्ड स्कूल दिखोगे। और ये नहीं पता तुमने गट की एस्थेसी कर दी जी। अब तुम्हारी इंट्यूशन पावर भी गई, तुम्हारी गट फीलिंग भी गई। एक कोल्ड ड्रिंक और एक गर्म और ठंडे का कॉम्बिनेशन आपके गट को बैंड बजा देता है, फिर आप कहते हो मेरी गट फीलिंग अलाउ मेरे। अच्छा एक बात बताओ, विराट कोहली के पास इतना पैसा है, 8 साल से वो कहते हैं कि उसने शायद छोले भटूरे नहीं खाए हैं, क्या जरूरत है भाई, खा ले, कहाँ दिक्कत है? उसको अपनी गट की चिंता है, उसको अपनी इंट्यूशन की चिंता है। तो दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग माइंड एंड दैट इज अ वीक माइंड। कि बाहर निकला इमीडिएटली, यार चल आज ये चाट खा लेता हूँ, वहां से निकला चल ये आइसक्रीम भी खा लेता हूँ, दैट इज अ वीक माइंड कि आपका कंट्रोल ही नहीं अपनी जीभ पर जी। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ माइंडसेट एंड द वीकर माइंडसेट जी। लाई डिटेक्टर्स भी आपके ब्रेन की मदद से आइडेंटिफाई करते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो सच है या झूठ है। क्या लाई डिटेक्टर्स एक्चुअली एक्यूरेट है? उसका काम यह है कि आपके दिमाग से इंफॉर्मेशन निकालना जो आपके पैटर्न्स फिक्स हैं या आपके पास वो एक इंफॉर्मेशन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको मैं किसी और जगह कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग बोलते हैं कि मुझे मेरा फ्यूचर बेटर करना है। फ्यूचर बेटर करने के लिए मुझे मेरा प्रेजेंट बेटर करना पड़ेगा, और प्रेजेंट बेटर करने के लिए मुझे मेरे पास्ट के पैटर्न्स को ब्रेक करना पड़ेगा। तो नई इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब नई इंफॉर्मेशन देने के लिए पैटर्न कैसे ब्रेक होंगे? लोगों को लगता है मैं अपना फ्यूचर चेंज कर लूंगा। मैं बोलता हूं बिना पैटर्न चेंज किए हो ही नहीं सकता। सेम विद जैसे लाई डिटेक्टर में क्या होगा, आपके कॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा डल किया जाता है और आपके इमेजिनेशन वाले ब्रेन से सही इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। तो पैटर्न अगर ब्रेक कर दो तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। जैसे मैं आपको, जैसे नार्को टेस्ट भी होता है, मैं बताता हूँ आपको। अभी अपन हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं, इससे रेलेवेंट है कि आपको समझ में आएगा पैटर्न होता क्या है। आप एक काम कीजिए, आप सभी आप लोग मुट्ठी बनाइए, मेक अ फिस्ट, ओके। अब एक बार आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि आप एक दूसरे को देखेंगे तो एक इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। आंखें बंद कर लीजिए। अब कोई भी 3 फिंगर्स खोलिए, ऑडियंस आप भी साथ है, कोई भी 3 उंगली खोलिए। आप एक बार चेक करना, आप देखो कौन कौन सी खोली हैं। हम यहाँ पर 6 लोग हैं, 2 लोगों ने अलग खोली, बाकी सबने एक जैसी खोली है। मैंने तो बोला कोई भी खोलो जी। हमारे पैटर्न फिक्स हो गए हैं, हम इजी मोड में जाने लग गए हैं। तो पैटर्न को ब्रेक कर दो, तो आपको ये पंगों में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाई डिटेक्टर तब होगा ना जब आपने कुछ कांड किया होगा। तो आप पैटर्न को ब्रेक कर दो, आप सही रास्ते पे चलोगे जी। तो माय पॉइंट इज, पैटर्न्स को ब्रेक करते रहोगे उतना आपका फ्यूचर बहुत सुपीरियर और बहुत फोकस हो जाओगे। अगर सेम पैटर्न पे रहोगे तो फ्यूचर कभी चेंज नहीं होगा जी। पर क्या वो एक्यूरेट है? आई थिंक यस, एक्यूरेट है। एक एक्सटेंड तक तो बहुत सारी चीजें एक्यूरेट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक मूवी थी, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, जिसमें उसका नार्को टेस्ट होना था, या फिर हाँ नार्को टेस्ट था जहां तक मुझे ध्यान है, या फिर लाई डिटेक्टर टेस्ट था। एंड व्हाट शी डिड, उसने एक कील ली, अपने जूते में लगा ली। तो जैसे उसका टेस्ट होने लगा, उसने जूते को, अपने पैर के अंगूठे को उस कील पे चुभाया। तो जैसे चुभाया तो पेन आपका जनरेट हुआ, आपका कॉन्शियस माइंड हो गया, अब आप क्या आंसर देने वाले हो? तो वो लाई डिटेक्टर्स को पकड़ ही नहीं पाया। उसकी एक लिमिटेशन तो है ही। तो कॉन्शियस माइंड को कितना आप अलाइव रखते हो, तो अब आपसे वो इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली जाएगी। उसके लिए पैटर्न्स को ब्रेक करो जी। तो ऑब्वियसली दैट वर्क्स। हाँ, इनफैक्ट ये तो चलो एक आप उसकी बात करो जिसमें ड्रग दिया जाता है लाई डिटेक्टर। पहले एक टेंडेंसी यूज होती थी, एक टेक्नोलॉजी यूज होती थी, हिप्नोटिज्म। किसी का भी दांत का इलाज करना था तो पहले इसको हिप्नोटाइज किया जाता ताकि इसको पेन ना हो। अच्छा, ये मेडिकल हिस्ट्री में यूज होता था। तो हिप्नोटिज्म तो बातों से होता है, उसमें तो ड्रग भी नहीं दे रहे, एनेस्थीसिया तो बहुत बाद में आया है जी। तो इतने पावर तक आप किसी को कंट्रोल करने की रखते हो ताकत, तो ड्रग से तो ऑब्वियसली
आप उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड तक ले जा सकते हो। ओके, ब्रेन स्ट्रेंथ को और बेहतर समझने के लिए हमारे जो प्रख्यात खिलाड़ी हैं जैसे महेंद्र सिंह धोनी हो गए, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, इनके माइंड्स को समझते हैं। धोनी इज नोन टू बी कैप्टन कूल, विराट इज नोन टू बी स्लाइटली अग्रेसिव, और रोहित शायद थोड़े से बैलेंस है दोनों एंगल से। इन तीनों का माइंडसेट अगर आप बता पाएं कि हाउ डिड दे डेवलप दिस काइंड ऑफ अ माइंडसेट एंड हाउ इट हैज बेनिफिटेड देम। विराट का अग्रेशन भी विराट को बेनिफिट किया हुआ है और धोनी का कूल माइंडसेट भी धोनी को बेनिफिट किया हुआ है। मैं जब धोनी को देखते हैं और जब भी उनके कलीग्स बोलते हैं कि वो कहीं से भी कैप्टन कूल है नहीं, क्योंकि वो फील्ड पे बहुत एग्रेसिव है, लेकिन मैं जब देखता हूँ ऐसे कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति की इमेज कैप्टन कूल की है और फील्ड वाले कुछ और बोल रहे हैं जी। तो मुझे लगता है वो मॉन्क जैसे हैं, उनको डिटैच होना आता है। उनको अगर आप और डीप से देखेंगे वो एंड के लिए नहीं सोचते, वो हर बार एक नेक्स्ट बॉल तक सोचते हैं, सिर्फ इस नेक्स्ट ओवर में क्या होगा, इस नेक्स्ट बॉल पे क्या। तो डिटैचमेंट रखते हैं उस रिजल्ट से, इसलिए वो इतने कैप्टन कूल की तरह वर्क करते हैं। अगर आप और डीप में इसको देखेंगे तो आपको लगेगा ऐसा। और वहीं अगर आप विराट की बात करते हो तो मुझे लगता है विराट के पास दो पावर्स बहुत स्ट्रांग है। एक विजुअलाइजेशन, बहुत स्ट्रांग विजुअलाइजेशन, और डिसिप्लिन का नेक्स्ट लेवल का है जी। एंड जो सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ना अपने ट्रिगर पॉइंट बना रखे हैं जिसको एंकरिंग बोलते हैं। एंकरिंग क्या होता है, ब्रेन में एक, जैसे अगर मान लो मैं आपके सामने ऐसे बैठ जाऊं तो व्हाट डज इट मीन्स, आप क्या समझेंगे, मतलब मैं अटेंटिव हूं तो मेरे एंकरिंग, बॉडी की एंकरिंग से आपने मेरी फिजियोलॉजी से समझा। तो ऐसे ही सेल्फ एंकरिंग होती है। आप उनको देखोगे हर वक्त वो कैसे करते हैं, यस यस यस, ऐसे जोर जोर से करते हैं और ऐसे दोनों हाथ हिलाते हैं। तो उन्होंने एंकरिंग कर रखी है अपने आप को, उस स्टेट पे लेके जाते हैं वो कि मैं उस जोश वाले एटीट्यूड में रहता हूं। तो वो उससे इतना अटैच हो जाते हैं कि कभी भी वो डिप्रेसिव या लो दिखते ही नहीं है फील्ड पे। कोई और बॉलिंग कर रहा है, कोई और कैच ले रहा है, वो अगला व्यक्ति नेक्स्ट लेवल पे उसको क्यों कर रहा है, क्योंकि उसने एंकरिंग कर रखी है। और जब रोहित की बात करते हैं, मुझे लगता है वो उसकी जो सबसे खूबसूरती है वो इज ए रिलेटेबल लीडर जी। वो हर व्यक्ति के साथ एक रिलेशनशिप बॉन्ड, सॉफ्ट बॉन्ड, उसका गाली देने का तरीका भी कैसा है कि वो हर्ट टू हर्ट है जी। इसकी वजह से उनको नुकसान भी हुआ है कई बार, लेकिन उसी रिलेटेबल लीडर से जो हमारा ह्यूमन, जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पर रिश्ता बनाने के लिए, बात करने के लिए, एक कनेक्शन बनाने के लिए, हर्ट टू हर्ट कनेक्शन बनाने के लिए, इसी वजह से वो आपके सामने उनकी जो विनिंग स्ट्रेटेजीज हैं वो बहुत काम कर जाती हैं, क्योंकि वो रिलेटेबल लीडर हैं। एग्रेसिव ना होके बहुत काम, सबके साथ हर किसी को समझना, हर किसी को मौका देना, उनका एक अलग तरीके से काम जी। तो जैसे धोनी के लिए डिटैचमेंट काम करता है, वैसे विराट के लिए अटैचमेंट काम कर रहा है। अटैचमेंट और एंकरिंग काम करती है, कैसे उस मोड में रहना हमेशा इतना एग्रेसिव, ताकि पूरी टीम 11 खिलाड़ी सोच ही नहीं पाते, वो इतना एग्रेसिव है, इतना ज्यादा जोश में रहता है, वो डाउन होने का ही नहीं सोच पाते, दिमाग में पिक्चर ही नहीं आती जी। तो वो पावर है उनकी। विराट कोहली ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि आई ट्रेन माई ब्रेन इवन व्हाइल ट्रैवलिंग इन द बस। व्हाट आर दीज ट्रेनिंग्स दैट विराट, धोनी, रोहित शर्मा, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर आर डूइंग टू मेक देमसेल्व्स सुपीरियर देन एन एवरेज मैन? वैसे तो एक स्टेटमेंट में इसको हम मैं चाहूंगा ऑडियंस में मेरे साथ साथ करें, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक सचिन का एक अच्छी स्टोरी बताता हूँ, वो भी 2 लाइनों की है। सचिन जब भी कभी किसी से आउट होते थे या पर्टिकुलर एक शॉट नहीं खेल पाते थे, वो कितना डिसिप्लिन होंगे आप सोचिए। वो कहते हैं कि मैं एक सॉन्ग ले लेता था फिर, और अगले 3, 5, 10, 15 दिन जब तक मैं शॉट को पूरा इम्प्रोवाइज ना कर जाऊं, वो गाना चेंज नहीं होगा। लगातार बाथरूम में, ट्रैवल करते वक्त एक ही गाना चल रहा है। क्या लेवल का डिसिप्लिन है भाई, मतलब इतना है हमें हर 1 मिनट में कुछ चेंज चाहिए। उन्होंने अपने आप को कैसे पनिश किया, क्योंकि आप किस पे काम करते हो, या तो प्लेजर पे काम करते हो या पनिशमेंट पे काम करते हो। तो उन्होंने क्या पनिशमेंट दी कि मैं गाना चेंज नहीं करूंगा। तो कुछ लोग प्लेजर के लिए काम करते हैं कि यार मैंने अगर ये कर लिया तो अपने आप को ये गिफ्ट दूंगा। कुछ लोग पनिशमेंट पे काम करते हैं कि अगर ये नहीं किया तो तब तक मैं लगा रहूंगा, तो वो कंसिस्टेंसी बने रहती। इसलिए वो क्या हुए, भगवान हुए। बाकी रही बात, आप विराट की बात करते हैं, तो मुझे जो लगता है कि जो उनकी सबसे पावरफुल स्टेटमेंट्स हैं, ऑडियंस भी करना चाहे तो कर सकती है। आप लगातार अपने आप को क्या बोलते हो। आपने देखा जब बच्चों के पास एक गन होती है प्लास्टिक वाले, जिसमें से छोटे, उससे कोई मरता है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें पावर नहीं है जी। और शब्दों में एक पावर होती है, वो रियल गन जैसे होते हैं। अगर आपके पास इमोशन जुड़ जाए, आपकी कॉन्शियसनेस जुड़ जाए, आपका इमोशन जुड़ जाए और शब्द पावरफुल हो जाए, तो आपके पास रियल गन है। तो आप किसी को भी, भाई आप ये सोचो,
हमारे यहाँ पर लोग कैसे थे कि जब राग भैरवी या अलग अलग रागे गाते थे, बारिश कर देते थे, आग लगा देते थे। क्या थी? शब्दों की पावर। आंखें बंद की, एकदम तीर आ गया। ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि वो उनके पास पावर थी। तो सेम हमारे पास भी तो है, हम उन्हीं के तो जीन हैं। तो अगर आप डेली अपने आप को, ऑडियंस की रिक्वेस्ट रहेगी साथ साथ बोले मेरे कि एवरी डे एवरी वे आई एम बिकमिंग मोर पावरफुल। और ये स्टेटमेंट अगर आप जितनी बार रिपीट करते हैं, मैं दोबारा बोलता हूं, एवरी डे एवरी वे आई एम बिकमिंग मोर पावरफुल। इसको अगर आप किसी को हेल्थ का चैलेंज है, एवरी डे एवरी वे आई एम बिकमिंग मोर हेल्दियर, तो आपके ब्रेन के पास कोई एक स्टेट तो आएगी जो अंदर बैठेगी। आप बाथरूम में हो, पी कर रहे हो तब भी बोल रहे हो, आप पानी पी रहे हो तब भी बोल रहे हो, आप खाना खा रहे हो तब भी बोल रहे हो, इंटरनल माइंड में बोल रहे हो, कई बार आप कॉन्शियसली बोल रहे हो। एक समय आता है जब आपकी स्टेट आती है ब्रेन की, जब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और आपका ब्रेन बॉडी हील होना शुरू हो जाता है और अंदर बैठ जाती है बात। मेरे मन में अगर ये बैठ सकता है कि गलत है, तो अच्छा भी तो बैठ सकता है। तो एक स्टेटमेंट आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। ये करके देखें आप। विराट कोहली यही करते हैं। वो अपने आप को बहुत बात करते हैं, अपने आप से बहुत ज्यादा बात करते हैं। ये बहुत बार उन्होंने इंटरव्यूज में भी कहा है, विजुअलाइज करता हूं, मैं बात करता हूं, अपने आप को अफर्म करता हूं, अपने उस मेंटल स्टेट में भी। ताजमहल के लिए बोला जाता है ना कि पहले ताजमहल मन में बना होगा फिर वापस आया होगा। वो शॉट के लिए बोलते हैं कि वो शॉट पहले खेल लिया मैंने, इसको वापस वहां पे सिर्फ एक प्रैक्टिस किया। माइकल फिलिप के लिए बोला जाता है मैंने हर स्ट्रोक को इतनी बार विजुअलाइज किया है कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं पानी में हूं, क्योंकि मैं पहले कर चुका हूं जी। तो क्या था, मैंने अपने आप को उस मेंटल स्टेट पे लेके गया, मैंने अपनी एंकरिंग करी, उस मेंटल स्टेट में विजुअलाइज किया और उतना रियलिस्टिक किया कि हर एक इमोशन मेरा वैसा हो गया। तो फिर मेरे लिए क्या हुआ, अब तो मैं सिर्फ रिहर्सल कर रहा हूं, बैठा तो हूं आपके साथ जी। तो उस स्टेट तक वो जाते हैं, वो डेली करते हैं, वो उसको जीते हैं। वो ये लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं इसको। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है इसके अंदर, जिसको आप जब आपका माइंड, जब आपका ब्रेन और आपकी बॉडी अलाइन हो जाती है, दैट इज कॉल्ड पीक परफॉर्मेंस, और दैट इज कॉल्ड द रियल स्टेट ऑफ मैनिफेस्टेशन। मेरे शब्द उस परमपिता परमात्मा तक पहुंच जाएं, उसके लिए मुझे सही कनेक्शन लगाना है। उसके लिए माइंड, ब्रेन एंड बॉडी तीनों को अलाइन होना जरूरी है। जैसे अलाइनमेंट हुआ, मेरी बात हो गई। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमने स्ट्रैटेजी की बात की, अग्रेशन की बात की, डिसिप्लिन की बात की, पर एक और चीज़ है जो एक पर्सनालिटी को और उभर के बाहर लाता है, वो है आपका विट, आपका ह्यूमर, आपकी हाजिर जवाबी, जो हमने शाहरुख खान में बहुत देखी है। द मैन हैज़ सम काइंड ऑफ अ चार्म कि स्टेज पे आते तो हर इंसान मंत्रमुग्ध हो जाता है। अगर किसी इंसान को ये स्किल डेवलप करनी है विथ योर ब्रेन पावर, कैसे की है? जितना भी हमने शाहरुख खान के बारे में सुना है लोगों से, इनके इंटरव्यूज में, जो मुझे लगता है कि शायद अंडररेटेड है, जो उनकी सबसे बड़ी खूबी है, वो है गिविंग। ही इज द मोस्ट हम्बल पर्सन, जो देने में विश्वास रखता है। अच्छा, सृष्टि का नियम क्या सर? गिव एंड टेक पे चलती है जी। तो वो इतना देते हैं, लोग बोलते हैं कभी गिफ्ट बाहर तक होस्ट करने आते हैं, इतना बड़ा व्यक्ति है, बाहर आपको छोड़ने आ रहा है। तो जो हम्बलनेस है, अगर आप अपने बच्चे को डे 1 पे सिखा दो, देना सिखा दो। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है इस बात पर। एक साधु थे सर, वो घर पे आए और उसने दरवाजा खटखटाया, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। अंदर से लड़का बोलता है कि बाबा कुछ नहीं है, मैं खुद के खाने के वांदे हैं, तुम्हें कहाँ से दे दूं? कि तू एक बार बाहर तो आ जा। नहीं, वो नहीं आता। क्या तू एक बार बाहर आ जा, क्या पानी तो पिला दे। क्या पानी भी नहीं है भैया, आप जाओ। क्या चल तू एक काम कर, तू बाहर आ जा, ये बाहर मिट्टी पड़ी है, मिट्टी मेरे कमंडल में डाल दे। वो एकदम इरिटेट होते, फ्रस्ट्रेट होते, झल्लाते, वो बाहर आता है और मिट्टी उठाता है और कमंडल में डाल देता है। धन्यवाद, थैंक यू, तथास्तु, आपका जीवन मंगलमय हो, कह के वो आगे चले जाते हैं। साथ में शिष्य होते हैं कि ये क्या किया, मिट्टी डलवा ली, इसी में तो हमने खाना ले, और क्या मिट्टी लेने की जरूरत थी जब वो मना कर रहा था। तो कि आज वो मिट्टी देने आया है, कल जब उसको पैसे होंगे, खाना होगा तो खाना भी देगा। देने की आदत तो पड़े जी। अब हम जिस फैमिलीज की तरफ जा रहे हैं, हमारे यहाँ पर शेयरिंग खत्म हो गई है। शेयरिंग करना सिखा दो। जिसको देने की आदत हो गई, उसकी इनसिक्योरिटीज खत्म हो गई जी। इनसिक्योरिटीज खत्म हो गई तो आप कौन हो फिर? आप उस भगवान के अंश हो। फिर आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं, अपने आप बाय नेचर ऊपर वाला ध्यान रखता है आपको। तो इतना सा सिखा दो बस जी। जी, तो शाहरुख की शायद ये स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। मुझे लगता है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी। मतलब किसी से नहीं सुना आज तक। ऑब्वियसली उनका सेंस ऑफ ह्यूमर नेक्स्ट लेवल का है, वो सिखाया नहीं जा सकता ऑनेस्टली। मैं आपको बोलूं कि हम बता सकते हैं कि सेंस ऑफ ह्यूमर आप में होगा या नहीं होगा थ्रू फिंगरप्रिंट्स, लेकिन मैं सिखा सकते हैं, वो थोड़ा टफ है। वो कुछ हद तक आप बना सकते हो,
नेचुरल टैलेंट नहीं है तो वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल तो दिखेगा आपको। जी, ओके। स्टूडेंट्स के लिए सवाल है ये कि अगर कोई अपनी मेमोरी स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, कोई फोकस करना चाहता है, तो उसकी कोई एक्सरसाइज है? बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, आपको हर बच्चे को करनी चाहिए। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हर बच्चे को नहीं, हर बड़े को भी करनी चाहिए। देखो ब्रेन बहुत सिंपल है, ब्रेन के हर हिस्से को यूज़ करो तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एकेडमिक एज की बात करो तो मेमोरी टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। मेमोरी टेक्निक्स होती हैं बहुत सारी, जब आप कुछ भी, जिसको नेमोनिक्स बोलते हैं साइंस में, उसमें शब्दों को याद करने के लिए राइमिंग, एक्रोनिम्स, ये सब यूज होते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप रियल वर्ल्ड की बात कर रहे हो तो आपका यही हिस्सा सबसे ज्यादा काम आने वाला है। इसको अगर पावरफुल बनाना है तो इसको काम देना पड़ेगा। इसको काम देना है तो बहुत इंटरेस्टिंग एक होती है एक्टिविटी, जब आप ये इसको डेली अगर बच्चा करता है, जिसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। आप टूथब्रश करते हैं लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से, इसको अपोजिट कर दो। इतना सा करने से आपका ब्रेन का वो हिस्सा एक्टिव हो जाता है जो डोरमेंट पड़ा है। और इंटरेस्टिंग क्या है, इसको अगर मैं पार्ट में डिवाइड करूं, अगर 10 साल से छोटा बच्चा है तो एक नई लैंग्वेज सिखा दो। मान लीजिए आपको हिंदी आती है, इंग्लिश सिखा दो, मराठी सिखा दो, लोकल लैंग्वेज सिखा दो, कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज। आपके 2 बिलियन न्यूरॉन्स एक लैंग्वेज से एक्टिव होते हैं। 2 बिलियन का मतलब समझते हैं? आपका इतना बड़ा नेटवर्क खुल जाता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं वो एक सिंगल लैंग्वेज सीखने से। अब मान लीजिए 10 साल की उम्र निकल गई, तब आप इतना करो, किसको बोलो कि एक काम कर, सिर्फ उल्टे हाथ से, यानी कि जो नॉन डोमिनेंस हैंड है उससे टूथब्रश करना शुरू कर दो। जब आप यहां से घर जाते हो, घर से स्कूल जाते हो, वो रास्ता रोज चेंज करना शुरू कर दो। और कुछ नहीं है तो एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं 5 4 3 2 1। हर स्टूडेंट को, हर व्यक्ति को, आपको, मुझको, जो हम भाई साहब का जब टेस्ट कर रहे थे, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरत, सबके लिए लेकिन उनके लिए सबसे ज्यादा, अगर मैं मेरी सेंसेस को डेवलप कर दूं तो आपका लॉजिकल ब्रेन डेवलप है या नहीं है, तो भी आप सर्वाइव बहुत अच्छा करोगे। 5 4 3 2 1 क्या है? आपकी 5 सेंसेस हैं, उनकी पावर बढ़ा दो तो आपका लॉजिकल ब्रेन अगर आपको सपोर्ट नहीं करा तो भी कर सकते हो। कैसे करेंगे? मैं जब इस स्टूडियो में आया तो मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ गया था और आप लोग जब बाहर गए थे तो मैं काउंट कर रहा था, अच्छा AC डेकन का लगा हुआ है, यहाँ पर इस तरह का वॉलपेपर है, तो मैं मुंह से बोल रहा हूँ तो मेरी आईज को काम दिया मैंने और 5 ऑब्जेक्ट मैंने बोले। ये यहाँ पे स्टैंड लगा हुआ है, इतना सुंदर पोस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे, यहाँ पोर्ट रखा हुआ है, गमला रखा हुआ है, लाइटिंग लगी, तो मैंने 5 वर्ड्स बोले तो मेरे सेंसेस एक्टिवेट हुए। फिर 4 चीजों को मैंने सुनने की कोशिश की। AC की आवाज आ रही थी, इस लाइट को जब आपने ऑन किया तब, जब भैया जा रहे थे तो उनका, तो मेरे से रिस्ट वॉच की आवाज, तो 4 साउंड मैंने कान को काम में लगाया। 3 चीजों को मैंने और चीजों को महसूस किया, कैसे? स्मेल से। इस रूम का एक स्मेल है, जब मैंने आपसे मिला तो आपकी बॉडी की एक अपनी फ्रेग्रेंस है। क्या मेरी सेंसेस उतनी एक्टिवेट हैं कि मैं आपको भी स्मेल कर पाऊं? तो मैंने इसको काम पे लगाया। इस रूम के साथ साथ इस कैमरे की, इस पूरे एनवायरनमेंट की एक स्मेल है। जब मैं आपके ऑफिस में एंटर कर रहा था, आपके उधर वहां पे काम चल रहा है तो उसकी एक अपनी स्मेल है, तो मेरी नाक काम पे लगी, तो मेरी नाक काम पे लग गई तो मेरे सेंसेस एक्टिवेट हो गई। मेरी 3 सेंसेस मैंने एक्टिवेट कर ली। फिर जब मैं सीट पे बैठा तो आपने शायद ना देखा हो, मैं इसको आगे फील कर रहा था, तो मैं सिर्फ अपने ब्रेन को मैसेज दे रहा था, फेदर कैसा यार, बड़ा शानदार है यार। और जब मैं आ रहा था अभी क्या हुआ, तो मेरी बेल्ट छूट गई थी तो मैं बेल्ट लेने चला गया सामने मॉल में, तो मैंने बेल्ट लिया, उसको मैं टच करके देख रहा था तो मेरे फील पैराइटल लोब एक्टिव हो गया। मैंने ऑसिपिटल लोब एक्टिव किया, टेम्पोरल लोब एक्टिवेट किया और मेरा पैराइटल लोब, मैंने ब्रेन के 6 हिस्से एक्टिवेट कर लिए 15 सेकंड से कम समय में। फिर मैं 2 एक्टिविटी में और चला गया, मैंने सिर्फ चीज़ों को और ऑब्जर्व किया मैंने, ठीक है ना। पहले मैं अपनी आंखों को तेज कर चुका हूँ, कान को तेज कर चुका हूँ, फील को कर चुका हूँ, और लास्ट में एक मैंने आपसे कॉफी मंगाई। तो इस कॉफी का, क्योंकि आपकी कॉफी का ब्रांड अलग था तो उस कॉफी का टेस्ट अलग था, तो मेरे ब्रेन के 5 सेंसेस एक्टिव हो गई, मेरा पूरा फोकस लग गया, मेरा ब्रेन सुपीरियर बन गया। अब इस स्टेट के बाद अगर मैं कुछ भी करूंगा तो हाई फोकस स्टेट में करूंगा जी। और इंटरेस्टिंगली अगर मेरा इस टाइम आप ब्रेन का टेस्ट करवा दो तो मैं अल्फा और बीटा का फ्यूजन मिलूंगा आपको, मतलब मैं काम भी हूं, रिलैक्स भी हूं और फोकस भी हूं, एंड दैट इज कॉल्ड योर पीक परफॉर्मेंस। जी जी। तो टू समराइज फॉर माय व्यूअर्स, इसका ये मतलब हुआ कि हमने अपने 5 सेंसेस को एक्टिवेट किया। 5 कोई भी ऑब्जेक्ट देख लो, बोलो। 4 कोई भी एक, या तो आप स्मेल कर लो या फिर आप सुन लो। 3 कोई भी, अगर आपने 4 सुन लिए हैं तो 3 को स्मेल करो, 2 को फील करो और 1 को टेस्ट करो। तो 5 सेंसेस। आप मेट्रो में जा रहे हो, जैसे मान लीजिए मैं यहां से जाऊंगा तो कैब से जाऊंगा तो मैं देख सकता हूँ ना 5 दुकानें कोई भी देख लूं, अरे नई दुकानें हैं, मैंने बोला, उस कैब में बैठा तो मैंने 4 तरह की साउंड सुनी,
यार ये बाहर की साउंड ही आ रही है, 3 तरह की स्मेल, क्योंकि अलग अलग रास्ते हो तो अलग अलग तरह की स्मेल होगी, तो नई स्मेल मिली, 2 तरह की सीट का फैदर होगा, कुछ और नया टच होगा। एक मार्केट में निकला था, मैं बहुत टाइम बाद आ रहा हूं, मैंने कुछ नया टेस्ट कर लिया। चाहे नई तरह का कुछ भी पानी ही हो, कॉफी हो, चाय हो, कहीं का कोई सुपारी हो, व्हाटसोएवर, कुछ भी नया टेस्ट कर लिया, तो आपका ब्रेन एक्टिवेट हो गया। ये एक्सरसाइज आपको सुपीरियर लेवल पे लेके जाती है। नेक्स्ट लेवल पे आपका ब्रेन का वो हिस्सा एक्टिव हो गया जो सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है इंफॉर्मेशन लेने के लिए, सही इंफॉर्मेशन लेने के लिए। इनफैक्ट जिन व्यक्तियों को एंजाइटी बहुत रहती है, नींद आने में दिक्कत होती है, या फिर ओवर थिंकिंग जैसा वर्ड जिसको हम तो ब्लेसिंग्स बोलते हैं, फिर भी अगर आपको लगता है ओवर थिंकिंग नेगेटिव हो रही है या डिप्रेसिव थॉट्स आ रहे हैं, ये एक्टिविटी आपको 1 मिनट में बाहर ला सकती है। इंटरेस्टिंग, श्योर। और वो बच्चे जो IIT, IIM, UPSC, IAS, IPS की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छी टेक्निक कौन सी हो सकती है? देखो ऑलरेडी वो बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा रीड करना है, तो उनको अपनी रीडिंग एबिलिटी पे जरूर काम करना चाहिए। जब भी आप कंपटीशन में उतरते हैं तो वो इस चीज़ को चेक नहीं करते कि आप क्या पढ़ के आए हैं, वो ये चेक करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगले 3 घंटे में आपकी मेंटल एजिलिटी कैसी है, कितना फोकस होके आप काम एंड रिलैक्स होते हुए इस पूरे एग्जाम को दे सकते हो, आप में माइंड पावर कैसी है। टेस्ट उस चीज का है, आपके एकेडमिक रिजल्ट का नहीं है, तो उस पर काम करना है। तो उसके लिए आप अपनी रीडिंग स्पीड को चेक करो, आप एक टाइमर लगाइए, अपना रीडिंग स्पीड चेक कीजिए, आप 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ते हैं, और टारगेट लीजिए अगले 21 दिन में मैं कुछ आई जिम करूंगा, आई एक्सरसाइज करूंगा, जिससे मेरी रीडिंग स्पीड लगभग 30% तक बढ़ जाए। मान लीजिए आपने 1 मिनट में 200 शब्द पढ़े, और हो सकता है टॉपर जो होने वाला है वो 400 शब्द पढ़ता हो, तो सेम सब्जेक्ट सेम सिलेबस मैं शायद 3 महीने में खत्म करूंगा, जो 400 वाला वो 1.5 महीने में करेगा। तो कंपटीशन तो बहुत बड़ा अंतर आ गया जी। और साइकोलॉजिकल लेवल पे अंतर देखूंगा तो मैं ऑलरेडी डाउन फील कर रहा हूँ, और अगर मेरी रीडिंग स्पीड बढ़ गई तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया जी। बढ़ाया आपने रीडिंग स्पीड, बढ़ा आपका कॉन्फिडेंस, तो आप रीडिंग स्पीड बढ़ाओ, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपकी राइटिंग स्पीड, राइटिंग स्पीड बढ़ लेते हो। अच्छा, दोनों में एक बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने सर कभी गाड़ी चलाई होगी, जब आप 10-20 की स्पीड पे चलाते हो तो आपको हर तरह की आवाजें सुनाई देती हैं जी, लेकिन जब आप 60 की स्पीड पे चलाते हो तो आपका पूरा फोकस कहाँ होता है, हमेशा पूरी रोड पे पूरा ना। तो ब्रेन भी ऐसा ही है, अगर आपने रीडिंग स्पीड थोड़ी फास्ट की तो आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, जिसको आप बोलते हैं ना फोकस नहीं कर पाता, ध्यान नहीं लगता, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, प्रॉब्लम रीडिंग स्पीड की है। उसको बढ़ा दो, कॉन्सेंट्रेशन अपने आप ठीक हो जाएगा, इतनी सी बात है। तो स्टॉप वॉच लगा के फिर आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करिए रोज। उसके आई एक्सरसाइजेस होती हैं, आई एक्सरसाइज करो आप, आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए जो बच्चे मोबाइल पे बहुत ज्यादा रहते हैं, लेंस नहीं लगे हों आपके और कोई क्लिनिकल ट्रीटमेंट ना चल रहा हो, तो ये एक्सरसाइज उनको बहुत हेल्प कर सकती है। मैं आपको स्पेक्स रिमूव करके दिखा देता हूँ। अब मान लो मेरा मोबाइल पे बहुत ज्यादा पढ़ना है या मेरा रीडिंग का काम बहुत है, मेरी आंखें ड्राई हो चुकी हैं, तो मेरी पावर कम हो रही है, इन नॉट इन टर्म्स ऑफ विजन, इन टर्म्स ऑफ उसकी रीडिंग एबिलिटी। व्हाट आई हैव टू डू, जस्ट सिट डाउन प्रॉपरली, स्माइल ऑन योर फेस, नाउ इनहेल, सांस अंदर, आंखें टाइट, more tight, open widely। तो मैं इसको 5 बार करूंगा तो मेरे यहाँ पे जेल आ जाएगा, जैसे वो पानी आएगा मेरी ड्राइनेस खत्म हो गई। और अगर 7 दिन तक ये एक्सरसाइज कर गए, जिसको लेस देन 1 मिनट है, आपकी रीडिंग स्पीड 15% तक बढ़ जाती है। वाह, इतनी सी एक्सरसाइज है। वाह, क्रेजी। मुझे लिस्पिंग प्रॉब्लम है। हम सबको बहुत फेमसली पता है कि ऋतिक रोशन को स्टैमरिंग प्रॉब्लम था। इसको सॉल्व किया जा सकता है विद योर ब्रेन एक्सरसाइजेस। एक तो चीज होती है स्टैमरिंग क्यों होती है हम समझते हैं, या स्टटर क्यों होते हैं, या फंबल क्यों होते हैं, या वर्ड ओवर पावर क्यों हो जाते हैं। जैसे कभी आपने नोट किया मैं भी कुछ थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, ऐसा क्यों होता है? व्हेन माई थिंकिंग, माई राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स, जहां से वर्ड्स, जहां से इमेजिनेशन आ रही है, एंड माई दिस, जहां से मैं बोल रहा हूं, टेम्पोरल लोब लेफ्ट, एंड यहां से मेरी टंग की स्पीड आ रही है, पैराइटल लोब, अगर इन तीनों में अलाइनमेंट नहीं है तो मैं स्टटर कर सकता हूं, स्टैमर कर सकता हूं, या फंबल हो सकता हूं, या ओवरलैप्ड हो सकते हैं। तो चारों प्रॉब्लम अलाइनमेंट में। एक होता है बाय बर्थ, तो उसके अंदर अलग अलग तरह की एक्सरसाइज लगेंगी। मान लीजिए बाय बर्थ मेरी जीभ की स्पीड फास्ट नहीं है, तो मैं पेंसिल्स की एक्टिविटी होती है, मुंह में पेंसिल रख के बोलना, जीभ को पकड़ना, जीभ को थोड़ा स्ट्रेच करना, स्पीच थेरेपी में बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। एक होता है बायोलॉजिकल नहीं है, इनहेरेंट नहीं है,
लेकिन कुछ ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो गई, मेरे फ्रंटल कॉर्टेक्स में बात अटक गई, कोई ट्रोमा मेरे थायराइड यानी कि इस वोकल कॉर्ड में कहीं अटक गया, इसको इमोशंस बोलते हैं, वो यहाँ अटक गए, तो उसको अगर बाहर निकाल दें तो भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अच्छा, तो दो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है, आउटकम एक जैसा है, तो अलग अलग तरह से देखा जाता है इसको। तो अगर ये बाय बर्थ है तो इसको स्पीच एक्सरसाइज लगेंगी, हाँ, पर अगर ये ट्रोमैटिक है तो ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स लगेंगे इसमें, उससे बाहर आ सकते हैं, क्योंकि एवरी इमोशंस, मतलब आप सोचो सर क्या बॉडी बनी, मैं तो कई बार मेस्मराइज हो जाता हूँ यार क्या चल रहा है जी। आप मुझे एक बात बताओ, जब भी किसी की इंसल्ट होती है हम लोग क्या बोलते हैं, यार नाक का सवाल है। अब साइंस पता क्या बोलती है, आपके जो इंसल्ट है वो यहाँ स्टोर होती है नाक के नीचे, और हम कब से बोलते आ रहे हैं। अच्छा, आपने एक पिक्चर देखी होगी, क्योंकि आप तो उसी फर्टिनिटी से बिलोंग करते हैं, रुदाली पिक्चर देखी होगी? नहीं। रुदाली पिक्चर जिसमें एक राजस्थान में एक आपने देखी, राजस्थान में एक कम्युनिटी है, हाँ। उनका काम है अगर किसी के घर में डेथ हो गई तो उनको इनवाइट किया जाता है, दे आर पेड फॉर देम फॉर दिस, आप आइए और हमारे घर पर आकर रोइए। वो कैसे रोती हैं, छाती पीट के। अब थाइमस ग्लैंड पे बताया जा रहा है कि आपके दुख, आपके जितनी भी तरह की चिंताएं, जितनी भी तरह के सैरो, जितनी भी तरह की आपके ट्रॉमेटिक सिचुएशन है, वो यहाँ स्टोर हो रहे हैं, और हम क्या करते हैं, छाती पीटते हैं, तो यहाँ से वो इमोशन बाहर निकलते हैं। तो मतलब आप सोचो कि हमारी फिजियोलॉजी ऑलरेडी ऐसी है जी। आप सोचते हो तो कैसे बैठते हैं। स्टीव जॉब का ये एक फेमस पॉज है, करेक्ट। आपके जो थिंकिंग वाले कंफ्यूजन है ना, वो यहाँ है, और जब आप बहुत ज्यादा अति सोचते हो, फंस जाते हो कहीं, तो आप यहाँ लगाते हो यार क्या करना है, तो यहाँ आपका कौन सा ग्लैंड है। मतलब आप सोचो क्या फिजियोलॉजी है आपकी, आप बाय डिफॉल्ट वही काम करते हो, लेकिन समाव आपको पता नहीं है जी। तो हमारे इमोशंस अलग अलग जगह पे स्टोर होते हैं। जी जी, my mind is blown because I have 50,000 more questions, but we'll go towards the end now. कोई ऐसे फूड आइटम्स है जो आपके ब्रेन स्ट्रेंथ को बेहतर करेगा? अगर वैसे तो ऑडियंस को सुनने में मजा आता है तो हाँ, अखरोट खाइए, ब्लूबेरीज खाइए, एवोकाडो खाइए, लेकिन सच्चाई बताऊं, भगवान इकलौते ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी चीज गलत नहीं बनाई है। जो सीजनल चीजें आती है ना, सच्चाई ये है कि वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। हाँ, लेकिन अगर आपको ऑडियंस को लगता है कि नहीं कुछ फैंसी बताना है तो भैया आप ब्लूबेरीज खा सकते हैं जी। लेकिन क्योंकि इसका कारण है, हाँ, इंसानों ने जितने भी चीजें बनाई हैं वो जमा नालायक हैं, उन्होंने सोडियम सब में डाला है, और भगवान ने जितनी भी सब चीजें बनाई हैं उसमें सोडियम नामात्र है, पोटेशियम सबसे ज्यादा, और हमारे ब्रेन को पोटेशियम चाहिए। इसलिए जितनी भी सीजनल चीजें हैं वो आपको जरूर खानी चाहिए, चाहे कुछ भी आता है उसके अंदर। तो जिस भी सीजन में है उस सीजन में उसके अकॉर्डिंग आपको खाना चाहिए। जैसे समर है तो मैंगो आया हुआ है, तो मैंगो यू कांट बिलीव, एक फर्टिनिटी है जो सोशल वर्क कर रही है, जिसका काम क्या है, अगर आप कोई भी किसी भी तरह के इलनेस को लेके, वो क्या करते हैं, आपको 10 दिन के लिए बुलाते हैं और 10 दिन तक आपको सिर्फ मैंगो खिलाते हैं और कुछ नहीं। मैंगो से बनी हुई हर चीज मिलेगी, मैंगो के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और साइंस उन पर रिसर्च, उस पर डॉक्टर्स हैं, उस फर्टिनिटी में डॉक्टर्स हैं, मेडिकल रिसर्चर्स हैं कि यार इनकी बीमारियां ठीक हो रही हैं। माय पॉइंट, क्यों? क्योंकि सीजनल फ्रूट है। जब आप दूसरे सीजन में जाते हैं तो आपको अंगूर खिलाए जाते हैं जी। और मेरे पेरेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो मुझे मालूम है, उनको मेरे पास पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो मेरा और ज्यादा एक क्या कहते हैं विश्वास और पक्का हो गया कि भगवान ने जो बनाया है ना, वो किसी रीजन से बनाया। इसी सीजन में क्यों चीज आ रही है, पहले और बाद में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उनको पता है इस टाइम पर क्या देना है, तुम वो खाओ, अपना दिमाग ना लगाओ। जी जी जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच विकास जी। कितना कुछ आज जेन्युइनली बहुत समय बाद मैंने बहुत कुछ नई नई चीज़ें सीखी। अपने ब्रेन की जो स्ट्रेंथ है उसको कैसे और बेहतर कर सकते हैं। आई एम सो हैप्पी टू नो, जैसे मैंने पहले बोला कि वी आर, चाहे जो हो जाए, वी आर एंड वील ऑलवेज बी सुपीरियर देन AI। एंड थैंक यू सो मच। आई एम रियली, माई माइंड इज ब्लोन एंड सो मच आई हैव लर्न फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच।